everyone, welcome back to the channel. I am Radhika and today's video is super helpful for all BCom semester 6 students. आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एडवर्टाइजिंग का वन शॉट एंड इसमें आज आपके मैंने सारे के सारे यूनिट्स कवर किए हैं। जितना भी यूनिट्स में जितना भी सिलेबस है मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। कहीं आप सोचो कि वन शॉट वीडियो है तो आपने टॉपिक छोड़ा होगा, मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा एंड मैंने सारे टॉपिक्स इसमें लिए हैं। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है, तभी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। मैं इस वीडियो को कोशिश करूंगी कि मैं 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म करूँ और 2 घंटे से भी पहले पहले, ठीक है। तो चलिए आप मेरे साथ एंड तक बने रहते हैं, देखते हैं ये वीडियो कितनी देर में खत्म होगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से टेलीग्राम का लिंक ले लेना, ठीक है। और ये जो नोट्स है ये सिर्फ 79 रुपीज में आप इस पूरी पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, मेरे से परचेज कर सकते हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं 79 रुपीज में आपको ये पूरी पीडीएफ दे दूंगी। इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस का कवरेज है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू एडवर्टाइजिंग। इसमें जो जो टॉपिक्स आपके जो सिलेबस में है वो है कम्युनिकेशन की प्रोसेस, उसके बेसिक एलिमेंट्स, फिर आ जाता है कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स और हायरार्की मॉडल्स जिसमें AIDA मॉडल है। फिर आता है हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स ऑफ मॉडल, इस मॉडल के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। फिर एडवर्टाइजिंग का सिग्निफिकेंस, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव, फिर डगमर अप्रोच जिसको DAGMER अप्रोच कहते हैं। फिर आता है टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन अप्रोच एंड उसके बेसिस। फिर सेटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट, डिटर्मिनेंट्स एंड मेजर मेथड्स। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन, दैट इज IMC, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक से, विच इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन हम पूरे सेमेस्टर 1 से लेके ना सेमेस्टर 6 तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में हमें ये मिल ही जाता है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है किसकी, इंफॉर्मेशन को जब हम एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से, तब हम क्या होता है कि कम्युनिकेशन हो रहा है। हम कोई भी इंफॉर्मेशन हम बात करें नॉर्मल, हम अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, अपने थॉट्स को शेयर कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स को या अपने इमोशंस को, किसी भी हम एक दूसरे से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम अगर ये सब चीजें शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम जरूरी नहीं है कि हम बोल के ही बात करें, हम चैट के थ्रू हम कैसे भी एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, चाहे बोल के चाहे इशारों से, किसी भी तरह। तो दैट मीन्स कि कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, ठीक है। इसको जो कम्युनिकेशन सेंड करता है उसको कहते हैं सेंडर, और जिसको भेजता है, जो कम्युनिकेशन रिसीव करता है, उसे कहते हैं रिसीवर, ठीक है। ये किसके लिए होता है? अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। इट इज एसेंशियल इन पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल सेटिंग्स, ठीक है। ये हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने पर्सनली देखा जाए तो हम लोगों को बात करना, कम्युनिकेट करना जरूरी है, बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है अगर हम कम्युनिकेट नहीं करते तो, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। फिर आ जाता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनली अगर हम अपने बॉस से, अपने मैनेजर से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे कि हमें काम क्या करना है, हमें कैसे करना है, जब तक हमें ये सब चीजें पता ही नहीं चलेगी, कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, तो क्या प्रोफेशनली भी हम ग्रो कर पाएंगे? नहीं। फिर आ जाता है सोशल सेटिंग्स। सोसाइटी में अगर हमें अपने रिश्तों को मेंटेन करके रखना है या सोशली हमें कुछ करना है, तो हमें उसके लिए भी कम्युनिकेट करना जरूरी है। जैसे कि मैं यूट्यूब के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो मैं भी तो आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ ना, दैट इज ऑल्सो अ सोशल सेटिंग्स, ओके। Effective communication ensure that the message is directly understood by all parties. Effective communication कब होती है? जब जब आपकी जो सामने वाला जो रिसीवर है उसको आपकी कही हुई बात एकदम अच्छे से समझ आ गई, क्लियरली सब कुछ उसको समझ आ गया, तब क्या होता है कि हाँ ये चीज क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर? सबसे पहला सेंडर, सेंडर होना चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेटर होना चाहिए, ठीक, जो मैसेज को क्या करता है, इनिशिएट करता है, ठीक है। sender has some idea or information that they want to convey to others. sender के पास क्या होते हैं, कुछ आइडिया होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो वो दूसरों को क्या करना चाहता है, कन्वे करना चाहता है। लाइक मी, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई आइडिया है, तो मैं आपको कन्वे कर रही हूँ, ठीक है। मेरे को एडवर्टाइजिंग में आइडिया है, ठीक है, जो भी है मैं आपको क्या कर रही हूँ, वो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं कन्वे कर रही हूँ आपको, मैं कम्युनिकेटर हूँ और आप क्या हुए, रिसीवर, ओके। जैसे कि एग्जाम्पल, अ टीचर एक्सप्लेनिंग अ टॉपिक, लाइक मी। नेक्स्ट है मैसेज। व्हाट इज मैसेज? मैसेज में क्या होता है कि जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको भेजना है, जैसे कि मैं आपको क्या एक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन भेज रही हूँ, मैं आपको एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो वो क्या है, दैट इज द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे टू अदर्स, ओके।
द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आइडिया थॉट दैट सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट, तो सेंडर क्या करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। इसका एग्जांपल क्या है, डिटेल्स ऑफ एन एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम शेड्यूल का क्या, डिटेल्स, ठीक है। फिर आ जाता है इनकोडिंग, इनकोडिंग क्या, अब मैंने सामने वाले को मैसेज भेजा, हमारे पास कम्युनिकेटर भी है और क्या है, मैसेज भी है, दोनों चीज है हमारे पास, और हमने क्या कर दी, सेंड भी कर दी। अब इसके बाद क्या करेगा, जो रिसीवर होगा, जिसको ये मैसेज रिसीव होगा, वो क्या करेगा, उसको एनकोड करेगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू सिंबल्स, वर्ड्स, गेस्चर और इमेजेस, एग्जांपल राइटिंग अ मैसेज, स्पीकिंग वर्ड्स, यूजिंग बॉडी या फिर लैंग्वेज। अब जैसे हम इमोजीज लगा देते हैं, ठीक है। अभी तो आजकल पता नहीं क्या, आजकल ऐसा हो रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो तो आप रोने वाला इमोजी भेज देते हो, लाइक आप रो रहे हो, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा खुश हो तो आप क्या करते हो, रोने वाला इमोजीज भेज देते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, आप खुश हो, दैट इज अ, ये जेंजी लोगों का है, ये सब इमोजीज वगैरह की। रो हंस रहे, अगर रोना है तो हंस दो, हंसना है तो रो दो। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस दीज थिंग्स, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, मीडियम, चैनल। मीडियम, मीडियम क्या होता है, चैनल क्या होता है, कि किसके थ्रू आप कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रही हूँ यूट्यूब के थ्रू, तो यूट्यूब क्या है, एक मीडियम है और एक चैनल है। तो ऐसे ही हम अपने मैसेज को जिस भी मीडियम से कन्वे करते हैं, सेंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड मीडियम, ठीक है। द मेथड ऑफ मीडियम थ्रू विच द मैसेज इज सेंट, एग्जाम्पल ईमेल, फोन कॉल, फेस टू फेस, सोशल मीडिया और एक्सेट्रा। रिसीवर, रिसीवर, रिसीवर कौन होता है, रिसीवर इज द पर्सन और ग्रुप हु रिसीव द मैसेज, जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल, स्टूडेंट्स लिसनिंग टू अ लेक्चर, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, एक लेक्चर को सुन रहे हैं, लाइक यू। नेक्स्ट है डिकोडिंग, डिकोडिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैसेज, क्या करना, प्रोसेस किस चीज की, इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करना उस मैसेज को, किसके द्वारा, रिसीवर के द्वारा। रिसीवर क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है। इनकोड का मतलब जो था वो इनकोडिंग में ये था कि आप जो मैसेज भेज रहे हो वो ऐसा भेज रहे हो कि वो इजीली सामने वाले को समझ आ जाए। अब सामने वाला उसको पढ़ेगा, अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। लाइक मैं अभी एग्जांपल ले लेती हूँ, तो थोड़ा अच्छा एग्जांपल है, आप लोग सब, आपको हंसी भी आएगी और मजा भी आएगा। अब जैसे लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो गर्लफ्रेंड जैसे आप बॉयफ्रेंड को कुछ कहना चाह रही है, अब गर्ल बॉयफ्रेंड उससे पूछ रहा है कि क्या तुम्हें ये खाना है, एंड वो उसको बोल रही है कि उसको नहीं खाना, बट उसका रियल मीनिंग क्या है कि उसको खाना है। तो वो सामने वाले को समझ आना चाहिए कि लाइक किस तरह से वो कह रही है नहीं खाना, कि वे क्या है उसका कहने का, तो उसको, अब मैसेज तो सेंड हो गया, नो। अब डिकोड कौन करेगा उसको, सामने वाला पर्सन, जो भी बॉयफ्रेंड होगा वो उसको डिकोड करेगा कि हाँ, व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, तो वो उसके मतलब को समझेगा, फिर बोलेगा कि नहीं नहीं, इसका मतलब हाँ है, ठीक है। कि उसने कैसे बोला, उसने ऑफ मूड से बोला, अच्छे मूड से बोला, ठीक है। तो क्या करना, डिकोड करना उसके मैसेज को, ये थोड़ा टफ पार्ट होता है, आपको मैसेज को डिकोड करना, समझना, ठीक है। ये थोड़ा टफ पार्ट होता है कम्युनिकेशन में। एग्जाम्पल, इसमें तो मैंने अच्छा वाला एग्जाम्पल लिया है, स्टूडेंट वाला, मेरा वाला थोड़ा अजीब एग्जाम्पल था, बट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एन ईमेल फ्रॉम द कॉलेज। एग्जाम्पल क्या है इसका, एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, ईमेल आया उसके कॉलेज से, वो सब, ठीक है। फीडबैक क्या है, द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर। अब क्या, आप फीडबैक दे रहे हो, अब ठीक है, आपको समझ आ गया मैसेज, अब आप फीडबैक दे रहे हो, अब बॉयफ्रेंड को समझ आ गया कि नो का मतलब हाँ है, तो अब वो क्या कह रहा है, नहीं नहीं नहीं, चलो चलो खाते हैं, तुम्हें नहीं खाना, मुझे तो खाना है। सिंपल है गाइस, सिंपल है, ठीक है। फीडबैक, द रिस्पॉन्स गिव बाय द रिसीवर टू शो वेदर द मैसेज वाज अंडरस्टूड करेक्टली। एग्जांपल, नोडिंग, ऐसे सर हिला के, फिर रिप्लाइंग, रिप्लाई करना, क्वेश्चंस पूछना, है ना, ये सब हो जाती है फीडबैक। फिर आ जाता है कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स और हायरार्की मॉडल्स। कम्युनिकेशन का क्या रिस्पॉन्स होता है, उसके क्या हायरार्की मॉडल्स हैं, ठीक है। इसका जो डेफिनेशन है वो है, दीज मॉडल्स एक्सप्लेन द stages a consumer goes through in response to a communication message। ठीक है, ये मॉडल हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि कंज्यूमर किन किन स्टेजेस से कंज्यूमर को जाना पड़ता है कम्युनिकेशन, एक मैसेज को रिस्पॉन्स करने के लिए, उस मैसेज को, ठीक है। फ्रॉम अवेयरनेस टू फाइनल एक्शन, कि क्या अवेयरनेस होनी चाहिए और फाइनल एक्शन क्या होना चाहिए, कि आपको खरीदना है प्रोडक्ट या नहीं खरीदना। दे हेल्प इन प्लानिंग इफेक्टिव मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज। ये किसमें हेल्प करते हैं, इफेक्टिव मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटेजीज बनाने में। तो सबसे पहला जो मॉडल है वो क्या है, AIDA मॉडल। AIDA मॉडल क्या है, AIDA मॉडल को किसने डेवलप किया, ई EST एल्मो लीविस, ठीक है। इन्होंने क्या किया,
मॉडल को डेवलप किया। फोकस क्या था इस मॉडल को बनाने का कि हाउ एडवर्टाइजिंग शुड अट्रैक्ट, कि किस तरह से एडवर्टाइजिंग को अट्रैक्ट करना है, ठीक है। अटेंशन एंड लीड टू एक्शन, और क्या अटेंशन देना उस चीज पे, और फिर क्या करना, फिर एक एक्शन लेना, ठीक है। ए मतलब अटेंशन, आई मतलब इंटरेस्ट, एंड डी मतलब डिजायर, ए मतलब एक्शन। अटेंशन मीन्स मैसेज ग्रैब्स द कंज्यूमर्स अटेंशन, कि मैसेज क्या कर रहा है, कंज्यूमर की अटेंशन को ग्रैब कर रहा है। ये आपको क्या देना है, ध्यान देना है कि कंज्यूमर का ध्यान कहाँ है, कंज्यूमर क्या चीज चाहता है एक्चुअली में। अब आप लोग उसको बता रहे हो प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा। अगर वो अटेंटिव है, अगर वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, अपना अटेंशन से सुन रहा है उस चीज को, तो उसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर है वो उस चीज के लिए अवेयरनेस है, ठीक है, अवेयर है वो उसके लिए। फिर आता है इंटरेस्ट, कि हाँ उसका इंटरेस्ट भी है, वो तभी तो सुन रहा है। इंटरेस्ट क्या करता है, बिल्ड क्यूरियोसिटी को बिल्ड करता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट और सर्विसेज में कंज्यूमर का क्या इंटरेस्ट है या फिर नहीं है। फिर आता है डिजायर। डिजायर क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग वांट और लाइकिंग फॉर द प्रोडक्ट। डिजायर क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग वांट, कि हाँ हमें चाहिए ही ये प्रोडक्ट, ठीक है, हमें हमें कुछ नहीं जानना, जो भी है भाई हमें तो चाहिए। आपने बता दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, अब हम अपना ये मन नहीं मारेंगे कि नहीं हम नहीं ले सकते, हम लेके ही जाएंगे, ठीक है। एक्शन लीड्स टू परचेज और एनी डिजायर्ड एक्शन, कि हम क्या कर रहे हैं, परचेज की तरफ जा रहे हैं या फिर कोई डिजायर्ड एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, यू सी एन इंस्टाग्राम रील फॉर अ न्यू केक, आपने एक इंस्टाग्राम रील देखी न्यू केक की, ठीक है, आपने कैप्शन रीड किया, फिर आपको उसकी क्रेविंग हुई तो आपने क्या किया, ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर लिया। एक एग्जाम्पल गर्ल्स के लिए, गर्ल्स ऐसा क्या होता है कि हम बहुत सारी ना ड्रेसेस की आती है वीडियोस की, फ्रॉम मिंत्रा, फ्रॉम मीशो, तो उसके लिए कमेंट पे आता है कि कमेंट फॉर द लिंक, कमेंट फॉर द लिंक, तो हम सब क्या करते हैं, एज यूजल वी हम लोग कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारे प्राइस उसका कम होता है या फिर जो भी हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग, हमारे बजट के अकॉर्डिंग बैठता है, तो हम उस चीज को परचेज भी करते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था इसका। नेक्स्ट है हायरार्की इफेक्ट्स मॉडल। हायरार्की इफेक्ट्स मॉडल डेवलप्ड बाय लेविज एंड स्टीनर, इसको किसने डेवलप किया था, लेविज और स्टीनर ने, ठीक है। इसका फोकस क्या था कि कंज्यूमर मूव थ्रू 6 मेंटल स्टेजेस, कंज्यूमर को कहाँ से मूव करना है, 6 मेंटल स्टेजेस से मतलब जाना पड़ेगा परचेज करने से पहले पहले। तो पहला था उसमें अवेयरनेस, दूसरा है नॉलेज, तीसरा लाइकिंग, फोर्थ प्रेफरेंस, और फाइव कन्विक्शन, एंड सिक्स इज परचेज, ठीक है। अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि जो कंज्यूमर है, लर्न दैट प्रोडक्ट एग्जिस्ट, कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट भी करता है। फिर उसके पास नॉलेज, उसको इन्फॉर्मेशन गेन करनी है कि अगर आप कुछ चीज खरीदने जा रहे हो तो यू हैव टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है, एवरीथिंग यू शुड नो। फिर क्या आता है लाइकिंग, डेवलप अ फेवरेबल एटीट्यूड और लाइकिंग, कि आपको क्या करना है, फेवरेबल एटीट्यूड को डेवलप करना है, कि आपको ये चाहिए या आपको पसंद है, ठीक है, आप लेना चाहते हो, आप किसी पसंद पसंद है, ऐसा कुछ ऐसा बिहेव करना है जो सेलर है उसके सामने। फिर आता है प्रेफरेंस, प्रेफर इट ओवर कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, फिर उसको प्रेफरेंस देनी है अपनी, कि आपको थोड़ा इस ब्रांड टाइप में चाहिए, कि आपको इस ब्रांड का चाहिए, पर सेम ब्रांड ना हो, वो थोड़ा महंगा है, उसमें थोड़ा सस्ता चाहिए, तो आपको कुछ ऐसा उसका सब्स्टिट्यूट दिखा दो, ऐसा आपको अपनी प्रेफरेंसेस देनी है, ठीक है। फिर आता है कन्विक्शन, कन्विक्शन गेट कन्विंस दैट इट्स द राइट प्रोडक्ट, फिर आपको क्या करना है, आपको अपने आप को कन्विंस करना है कि हाँ जी यही हमारे लिए सही प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर आता है परचेज, फिर आप अगर आप एकदम कन्वीनियंस हो गए कि हाँ जी दिस प्रोडक्ट इज फॉर मी, भाई ये मेरे लिए ही बना है, इसको मेरे अलावा कोई नहीं खरीद सकता, दिस इज ओनली फॉर मी, एंड मेरे को पता है सब कुछ इसके बारे में, तो यू कैन परचेज दिस प्रोडक्ट, फिर आप फाइनली क्या कर सकते हो, उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। देन एग्जाम्पल, व्हाट इज द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज सीइंग अ फोन एड, आपने एक फोन की एड देखी, ठीक है, फिर आपने क्या किया, चेक किया, ठीक है, चेक किया, फिर आपको डिजाइन पसंद आया, आप जैसे फोन में ऐड देखी किसकी, स्पेक्स की, ठीक है, फिर आपने उसको चेक किया, फिर क्या किया, आपको उसका डिजाइन पसंद आया, फिर आपने चूज किया, और अदर्स देखे आपने कि क्या सिर्फ यही डिजाइन है, और भी तो होंगे, फिर आपने उस वेबसाइट पर और चीजें देखी, फिर आपको कॉन्फिडेंट फीलिंग आई कि हाँ दिस प्रोडक्ट इज गुड, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, फिर आपको जिसमें से जो भी चीज बेस्ट लगी, फिर आप उसके लिए कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये मुझे खरीदना चाहिए, कि मेरे पे अच्छा लगेगा, एवरीथिंग आपने सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद यू कैन गो फॉर द purchase process. Okay. The next topic is the comparison of AIDA versus hierarchy of effects. नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है किससे, एआईडी से और हायरार्की ऑफ इफेक्ट से। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से करके जाना, एआईडीए मॉडल और हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स, ओके।
ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और आप इसका ऐसे डिफरेंस पूछने में भी आ सकता है। इसके एआईडीए मॉडल के 4 इफेक्ट्स होते हैं और इसके 6 इफेक्ट्स होते हैं। इसका जो फाइनल गोल होता है एआईडीए मॉडल का, ये होता है कि एक्शन। और हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स का मॉडल जो फाइनल गोल होता है वो होता है कि परचेज। इसका जो इमोशनल डेप्थ है वो क्या है, आपका बेसिक डिजायर। और इसका इमोशनल डेप्थ क्या है, आप लाइकिंग कर रहे हैं, आप कन्विंस कर रहे हैं अपने आप को कि हाँ आपको ये चीज खरीदनी। डिटेल्ड है इसका। फोकस में है प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग, की आप प्रमोशन कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। और इसका है एडवर्टाइजिंग एंड कस्टमर जर्नी, आप एडवर्टाइजिंग, इसमें एडवर्टाइजिंग के साथ साथ कस्टमर की जर्नी भी आ रही है, फ्रॉम लाइकिंग टू परचेज। इसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है, एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग क्या है, एक पेड फॉर्म है किसकी, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन की। जो किससे यूज की, जो कौन यूज करता है, बिजनेस टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट। बिजनेस यूज करते हैं किस चीज के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। अगर उन्हें कोई आइडिया आया है तो उसको भी प्रमोट करने के लिए थ्रू मीडिया चैनल्स, लाइक टीवी पे ऐड दे दिया या फिर प्रिंट वगैरह करके, ठीक है, और डिजिटली सोशल मीडिया के थ्रू, वट एवर, जैसे भी उनको एडवर्टाइजिंग करनी है उस चैनल से क्या कर दिया उन्होंने, एडवर्टाइजिंग कर दी। फिर आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहले तो ये अवेयरनेस क्रिएट करता है, लोगों को पता चलता है प्रोडक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में, ठीक है। इन्फॉर्म पीपल अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज, की ऐसा कुछ प्रोडक्ट भी एग्जिस्ट करता है मार्केट में, तो ये सब एग्जिस्टेंस के बारे में क्या पता चलता है, जो सेलर बायर है उसको पता चलता है, ठीक है, खरीदने को। फिर आता है परसुएट कस्टमर्स। कस्टमर्स को क्या करता है, परसुएट करता है, मतलब उसको इन्फ्लुएंस करता है बाइंग डिसीजन लेने के लिए, उसको बेनिफिट्स बता के। तो क्या करता है वो, उसको उसको इन्फ्लुएंस करेगा। फिर आता है बिल्ड ब्रांड इमेज। ब्रांड ब्रांड आपके ब्रांड की इमेज को भी क्या कर देता है, बिल्ड कर देता है, ठीक है। तो ये दिखाता है कि ये कोई कंपनी है, तो वो कोई ब्रांड है, वो अपनी ज्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहा है, प्रमोशनल एक्टिविटी ज्यादा करवा रहा है, तो कंज्यूमर को लगता है ये लॉयल है अपने कस्टमर्स के साथ, तभी ये इतना ज्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ब्रांड की गुडविल भी इंक्रीज होती है उससे। फिर आता है इंक्रीज सेल्स। सेल्स को इंक्रीज करना, न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, डिमांड को बूस्ट करता है। फिर आता है सपोर्ट डीलर्स और रिटेलर्स। डीलर्स को और रिटेलर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, वो कस्टमर्स टू स्टोर्स, मेकिंग इट इजियर फॉर डीलर्स टू सेल। क्या करता है, कस्टमर्स को खींचता है स्टोर्स की तरफ, किसके लिए, ताकि वो क्या करें, खरीदे जल्दी से उस प्रोडक्ट को। फिर आता है एजुकेट कस्टम कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को एजुकेट करता है, प्रोडक्ट की यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, फीचर्स बताता है, उसका यूसेज बताता है, ठीक है, कैसे वर्क करेगा, ये सब चीजें बताता है। फिर आता है कॉम्पिटिटिव टूल, हेल्प्स इन बिजनेस स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। आपके बिजनेस को खड़ा रहने में हेल्प करता है अपने कॉम्पिटिटर्स से, ठीक है। फिर आता है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। कितनी तरह की एडवर्टाइजिंग होती है, सबसे पहली प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग क्या होती है, वो आपके जो स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज है उसको प्रमोट करना। जैसे कि आपके पास आईफोन की एड आ रही है, ठीक है, किसी भी खाने पीने की मसालों की एड आ रही है ना, वो सब चीजें क्या होती है, तो आप अपने प्रोडक्ट की क्या कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, आप अपनी ब्रांड इमेज को प्रमोट कर रहे हो, आप अपनी कंपनी के रेपुटेशन के लिए कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि टाटा ट्रस्ट एड आती है ना, तो वो सब चीजें कि आपने आज जैसे आपकी कंपनी ने कुछ और अच्छा काम किया है, तो आप उसको क्या दिखा रहे हो, आप उसको भी एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे हो, तो वो क्या होती है, आपकी इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। फिर आता है कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग क्या होता है, कि आप एक ब्रांड से मतलब दूसरे ब्रांड से अपने ब्रांड को क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, तो वो क्या होती है, कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग। कंपेयर्स वन ब्रांड विद अनदर, एग्जांपल पेप्सी वर्सेस कोका कोला। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स को क्या करता है, रिमाइंड करता है किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, कि प्रोडक्ट के बारे में आपको रिमाइंड कर रहा है। अमूल की एड्स आ रही है, जैसे कि प्राइस वगैरह बढ़ रहा है, तो वो क्या होती है, वो रिमाइंडर एड्स होती है। पर्सुएटिव एडवर्टाइजिंग। पर्सुएटिव एडवर्टाइजिंग क्या होता है, पर्सुएटिव एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स को कन्विंस करता है प्रोडक्ट से स्विच करने के लिए या फिर अपना प्रोडक्ट चूज करने के लिए। जैसे कि डिटर्जेंट की एड, इतनी इतनी महान एड आती है ना हमारे इंडिया में डिटर्जेंट की, तो आप कुछ कहना नहीं है उनका। खैर मैं अभी इस पे डीपली नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे ये वीडियो जल्दी से जल्दी खत्म करनी है, तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी डिटर्जेंट की एड पे। ये सब आप भी जानते हैं कितनी महान एड आती है हमारे इंडिया में, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग। इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग क्या है, इसमें आपको डिटेल मिलती है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह या फिर स्कीम्स वगैरह। फिर है डिजिटल एडवर्टाइजिंग। डिजिटल एडवर्टाइजिंग, आप सोशल मीडिया पे ऐड चला रहे हो, सर्च इंजन वगैरह, यूट्यूब पे ऐड आ रही है, ठीक है, ये सब क्या होती है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग। फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की क्या ऑब्जेक्टिव्स होती हैं,
इन्फॉर्मिंग होती है, परसुएडिंग होती है। इन्फॉर्मिंग मतलब एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, कस्टमर को अपडेट कर रहा है उसके बारे में, ठीक है। परसुएड है, परसुएडिंग है नेचर में। कैसा है परसुएडिंग, इसका ऑब्जेक्टिव है कस्टमर को कन्विंस कर रहा है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। रिमाइंडिंग है, ठीक है, कस्टमर्स के माइंड में क्या है कि द ब्रांड के बारे में पता रहे, उसको ऐसा याद रहे, ऐसा यादगार एड्रेस से लेके आता है कि प्रोडक्ट के बारे में वो कभी भूले ही ना। इंक्रीजिंग डिमांड, इंक्रीज करने इससे क्या होती है, डिमांड की क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग अगर अच्छी होगी आपकी तो क्या करेगा कंज्यूमर, क्या सोचेगा कि ये तो कितना अच्छा एडवर्टाइजिंग है इसकी, हम भी खरीद कर देखेंगे, हम भी ट्राई करेंगे कि रियल में ऐसा होता है नहीं होता। तो उससे डिमांड भी इंक्रीज होती है। ब्रांड की लॉयल्टी और ब्रांड की लॉयल्टी वगैरह क्रिएट होती है इससे, ठीक है। कस्टमर्स को जो इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है उसके साथ, प्रोडक्ट के साथ। फिर आता है सपोर्टिंग सेल्स पीपल। सपोर्टिंग सेल्स पीपल में क्या है कि जो जो भी जॉब वगैरह है, सेल्स स्टाफ है, उनकी जॉब्स वगैरह इजी हो जाती है, उनको ना बताना नहीं पड़ता इतना, क्योंकि आप पहले से ही अगर कोई अगर किसी चीज को खरीदने आ रहा है तो उसको पहले से ही पता है। बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दोबारा बताना, पर उसको इतना बर्डन नहीं होता, जो सेल्स पर्सन है उसके पास इतना बर्डन, उसके ऊपर इतना बर्डन नहीं होता इस चीज का। फिर आता है एजुकेटिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स को क्या करना है, एजुकेट करना। फिर आता है DAGMAR अप्रोच, डगमार अप्रोच। इसके क्या होता है, इसका मतलब है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है किसको, एडवर्टाइजिंग गोल को, किसके लिए, एडवर्टाइजिंग रिजल्ट्स को मेजर करके। ये किसने दी थी, डेवलप्ड बाय रसेल एच कोले, किसमें, 1961 में। मीनिंग है इसकी, द DAGMAR approach is a goal-oriented advertising strategy. It helps companies set clear advertising objective and measures how well their ads achieve those objectives. Simple words में अगर कहा जाए कि what should this advertisement achieve, कि advertising उससे क्या अचीव करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट को, ठीक है। और कैसे हम वो अपनी सक्सेस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये इस चीज के बारे में ये डगमार अप्रोच ये बताता है, ठीक है। इसके मेन फीचर्स हैं स्पेसिफिक कम्युनिकेशन और ऑब्जेक्टिव। एड्स मस्ट एम टू चेंज अवेयरनेस। एड्स को क्या करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। उसका जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि अवेयरनेस क्रिएट करना, एटीट्यूड क्रिएट करना और बिहेवियर क्रिएट करना, मेंटेन कराए रखना, ठीक है। फिर आता है मेजरेबल रिजल्ट्स। इसके रिजल्ट कैसे होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस इज जज्ड बाय चेकिंग इफ द सेट गोल इज अचीव्ड और नॉट। फिर आता है कंज्यूमर फोकस्ड। कंज्यूमर फोकस्ड है ये, फोकसेस ऑन हाउ कंज्यूमर्स थिंक, कि कैसे कंज्यूमर सोचते हैं, फील करते हैं, एक्ट करते हैं। फिर उस रिस्पॉन्स में ही हमें क्या देनी है, ऐड देनी है। 4 स्टेजेस ऑफ DAGMAR, ठीक है। इसके क्या स्टेजेस है, इसके 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहला अवेयरनेस, फिर आता है कम्प्रीहेंजन, फिर आता है कन्विक्शन और फिर एक्शन, ठीक है। अवेयरनेस, कस्टमर्स को अवेयर करना ब्रांड के लिए, हेल्प उनको हेल्प करना, ठीक है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स वगैरह के बारे में बताना। कन्विक्शन, परसुएट करना, वही सब। मतलब अभी पूरा पूरा आप चैप्टर पढ़ोगे ना आप ये, तो इसमें सब में एक ही चीज है, सेम बातें बताई गई है, ठीक है। तो आप ना इसे मतलब हर अप्रोच में ना सेम चीज, सेम पॉइंट्स है। तो आप लोग अगर जैसे आपको ना क्या करना है एग्जाम में, आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप ऐसे सेम पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्शन है इसका, मोटिवेट देम टू टेक एक्शंस, ठीक है। आप अभी और भी टॉपिक्स आने वाले हैं, हर किसी में आप यही देखोगे कि सेम है, सेम टॉपिक, सेम कंटेंट हर किसी का, ठीक है। क्योंकि हर एक अप्रोच वही सेम चीज कह रहा है कि कंज्यूमर का फायदा होना चाहिए, कंज्यूमर के बारे में, कंज्यूमर के बेनिफिट्स के बारे में, ठीक है। फिर आता है ये सिमिलर है पूरा AIDA मॉडल से, पर क्या है ये उससे थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड है, ठीक है। इसका एग्जांपल है एक मोबाइल फोन ब्रांड है, वो क्या लॉन्च कर रहा है, एक न्यू एड कैंपेन लॉन्च कर रहा है, ठीक है। अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंजन, कन्विक्शन के उसके एग्जांपल है। अवेयरनेस का एग्जांपल है यूट्यूब पे ऐड जो कि मोबाइल फोन पे शो होगी, न्यू फोन वगैरह की ऐड। कॉम्प्रिहेंजन, फीचर्स वगैरह को डिटेल में एक्सप्लेन करना, कस्टमर फील कर रहा है, बेटर कर रहा है, ठीक है। कस्टमर्स फील इट्स बेटर देन कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, कि कॉम्पिटिटर से क्या है ज्यादा बेटर है। एक्शन क्या, कि विजिट करना, कि अगर कस्टमर जैसे किसी चीज को देख रहा है, ठीक है, और उसके फिर वेबसाइट पे भी विजिट कर रहा है ना, अगर उसको ऐड से पसंद आया तो वो ऐड के थ्रू एडवर्टाइज उस पे वेबसाइट पे भी क्या कर रहा है, विजिट कर रहा है, स्टोर पे जा रहा है, ठीक है। फिर आता है टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन। आप अपनी टारगेट ऑडियंस का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, कि अप्रोच बेसिस, अप्रोच और इसके क्या क्या बेसिस है। टारगेट ऑडियंस क्या होती है, टारगेट ऑडियंस वो होती है जैसे कि अगर हम किसी स्पेसिफिक ग्रुप, कंज्यूमर के किसी स्पेसिफिक ग्रुप को क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, किसके लिए, इसका बिजनेस एम क्या होता है कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एफर्ट होता है कि जो भी जैसे कि जो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब आपने देखा है कि आपका इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कैसा है, कि अगर आप कुछ चीज देख रहे हो, अगर आप कोई ड्रेस सर्च कर रहे हो, तो आपको उसी की रील्स आएंगी, उसी के ही बारे में, उसी की ही एड्स आएंगी आपके पास बहुत सारी। अगर आप शूज वगैरह सर्च कर रहे हो तो आपके पास शूज 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 की एड्स आएंगी। अगर जैसे मैं रिसेंटली ना
स्टडी टेबल और स्टडी चेयर वगैरह के बारे में थोड़ा देख रही थी, सर्च वगैरह करी थी डेली बेसिस पे। एंड मैं इंस्टा पे सर्च नहीं करी थी, मैं सर्च दूसरे ऐप्स पे करी थी। बट पता नहीं कैसे वो एल्गोरिथम होता है कि आपको जो सर्च इंजन होता है ना, वो आ, अब जो दूसरे सोशल मीडिया एप्स है उनको भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है। तो आप जहां भी देखोगे ना, आपको फीड में वही चीजें दिखेंगी। आपका एल्गोरिथम बिल्कुल चेंज होकर आप जो चीज ढूंढ रहे हो ना, आपको बिल्कुल वैसा मिलेगा। ठीक है। तो ये क्या होता है कि टारगेट ऑडियंस को क्या करना, उनको रीच करना। फिर आता है अप्रोच टू टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन। क्या अप्रोच है? सबसे पहला मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि मार्केट जो है अलग अलग चीजों में डिवाइडेड है। ठीक है। डिवाइड द टोटल मार्केट इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल ग्रुप्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ मार्केट को क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ठीक है। या तो उसको छोटा कर देना कि अब देखो हम लोग इतना मार्केट में घूमते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे मॉल वगैरह हम जाते हैं, हम तो वहाँ पे क्या होता है, अलग हर चीज के अलग सेक्शन होते हैं। किड्स का सेक्शन अलग। ठीक है। और विंटर के लिए अगर आपको चाहिए तो उसका सेक्शन अलग, समर के कपड़ों का सेक्शन अलग। ठीक है। डेमोग्राफिक हर हर रीजन से वजह से मार्केट का क्या हो जाता है, सेगमेंटेशन हो जाता है, जेंडर की वजह से, जैसे कि एज ग्रुप की वजह से, है ना। ऐसे हर चीज का ऐसे अलग अलग हो जाता है, किड्स के लिए अलग, और बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग। ठीक है। समर कलेक्शन अलग, विंटर कलेक्शन अलग। ठीक है। ऐसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम क्या करते हैं, मार्केट की क्या कर देते हैं, सेगमेंटेशन डिवाइड कर देते हैं उसको, ताकि वो और ज्यादा मैनेजेबल हो। अब हर चीज एक ही जगह होगी तो बहुत ज्यादा क्राउड हो जाएगा एक जगह पे, और मतलब एक ही सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ जाएगा उससे, है ना। और फिर मैनेज नहीं हो पाएगा वो चीजें। फिर क्या होता है टारगेटिंग। टारगेटिंग क्या है कि ईच सेगमेंट को क्या करना, इवेल्युएट करना, और क्या करना, चूज करना कि जो भी सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल है उस पर फोकस करने के लिए। पोजीशनिंग क्या है कि एक स्पेसिफिक इमेज को क्रिएट करना। ठीक है। प्रोडक्ट की आइडेंटिटी के लिए। और क्या करना, हमें माइंड में क्या रखना है कि हमने जो भी ऑडियंस चूज करी है, ये सब वो चीज ये चाहता है। ठीक है। जो भी कस्टमर्स है वो ये चीजें चाहता है। फिर क्या आता है स्टेप्स। इसमें स्टेप्स क्या है, टारगेट ऑडियंस को सिलेक्ट करने की क्या स्टेप है। एसटीपी अप्रोच। इसमें एक अप्रोच है जो कि क्या है, एसटीपी। एस मतलब सेगमेंटेशन, टी मतलब टारगेटिंग, और पी मतलब पोजीशनिंग। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेट और मार्केट पोजीशनिंग। मार्केट सेगमेंटेशन में आपको क्या करना है, कस्टमर्स को ग्रुप मतलब ग्रुप बेस्ड में अपने कर देना है अपने मार्केट को, जैसे कि एज के थ्रू, इनकम के थ्रू और लोकेशन के थ्रू। ठीक है। कि आप जैसे लोकेशन जहाँ आपने देखा होगा कि जो भी स्लम्स एरिया है ना, वहाँ पे ज्यादा आपको बाजार वगैरह मिलेंगे। ठीक है। जो छोटे मोटे बाजार होते हैं, पटरी वाले बाजार होते हैं, वो आपको ना ऐसे जो स्लम्स एरिया होंगे वहां पे आपको ज्यादा मिलेंगे। अगर जैसे इनकम वगैरह जहाँ पे ज्यादा अच्छे लोग रहते हैं, ठीक है, रिच लोग रहते हैं, तो वहां पे थोड़े अच्छे मार्केट्स होंगे। ठीक है। वहां पे मॉल्स वगैरह ज्यादा होंगे। तो वो लोकेशन के वजह से होता है कि जहाँ पे अच्छे लोग रहते हैं वहां पे मॉल्स वगैरह हैं। वहां पे कपड़ों के लिए छोटे छोटे मॉल्स हैं। ठीक है। जैसे कि जुडियो वगैरह हो गया, जैसे जुडियो तो अब हर जगह है। तो हम जुडियो की बात, जुडियो और वी मार्ट को, विशाल मेगा मार्ट को छोड़ के हम और किसी जैसी चीजों की बात करते हैं, तो मॉल्स वगैरह हो गए, जो अच्छे अच्छे ब्रांडेड वगैरह, जो लोकेशन ब्रांड वगैरह के जो आउटलुक्स होते हैं, वो सब हमें कहाँ मिलेंगे, वो अच्छी लोकेशन पे मिलेंगे, जहाँ पे रिच लोग रहते हैं, जहाँ की लोकेशन वगैरह, इनकम जहाँ के लोगों की अच्छी है। ठीक है। और जो थोड़े स्लम्स एरिया है, ठीक है, जैसे कि मैं नाम नहीं लूंगी एरियाज का, मैं बस बोल रही हूँ स्लम्स एरिया है, थोड़ा ज्यादा नहीं है वहाँ पे, रिच वगैरह लोग नहीं है, गरीब लोग रह रहे हैं, थोड़ा झुग्गी झोपड़ी वाला जो एरिया होता है, वहां पे ऐसे छोटे मोटे बाजार लगते हैं, पटरियां लगते हैं, जहाँ से लोग सामान खरीदते हैं। ठीक है। तो ऐसे ग्रुप को, मार्केट को क्या कर दिया, ऐसे ग्रुप में बांट दिया है। ठीक है। लोकेशन की वजह से, इनकम की वजह से और एज की वजह से। टारगेटिंग क्या है कि आपको क्या करना है, चूज करना है एक सेगमेंट या फिर दूसरा सेगमेंट, उसको चूज करना, तो वो क्या है, टारगेटिंग है। ठीक है। फिर आता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग क्या है, पोजीशनिंग एक मार्केट को क्या करना, डेवलप करना। ठीक है। मैसेज टेलर टू दैट ऑडियंस, कि आपका जो मैसेज है वो किसके पास पहुंच रहा है, ऑडियंस के पास पहुंच रहा है। ठीक है। फिर आता है बेसिस ऑफ टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन, कि किस बेसिस पे हम अपने जो टारगेट ऑडियंस है उसको सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहला डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक क्या होता है, डेमोग्राफिक में जैसे कि एज के थ्रू, जेंडर के थ्रू, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, इसके जब हम थ्रू एक मार्केट को डिवाइड करते हैं। ठीक है। जैसे कि वुमेन एज के थ्रू, जैसे कि वुमेन हो गई 18 से 30 साल का, कॉस्मेटिक्स के लिए हो गई, कि आप अगर एजड हो तो आपके लिए ये कॉस्मेटिक है, अगर आप यंग हो, अगर आप बच्चे हो तो बच्चे के लिए ये स्किन केयर है ना। ऐसे होता है ना कि आप जैसे आप कुछ ज्यादा हार्श वगैरह बच्चे के लिए यूज नहीं कर सकते, तो हर एक एज के ग्रुप के लिए आपको ना अलग अलग तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट, कपड़े हर एज ग्रुप के लिए आपको अलग मिलेंगे। ठीक है। फिर आता है ज्योग्राफिक। ज्योग्राफिक जैसे कि सिटी देख के, रीजन देख के, कंट्री देख के, और वहाँ का ऐसे वो कैसा है, आप वहाँ पे ज्यादा बारिश होती है या फिर ठंड रहती है या गर्मी रहती है, कैसा एरिया है, वो सब चीजें अकॉर्डिंग टू, जैसे कि एसी वगैरह का जो टारगेट है वो हॉट रीजन्स में ज्यादा होता है ना। फिर आता है साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक जैसे कि लाइफस्टाइल को लेके, कि लोगों का रहने का तरीका कैसा है,
पर्सनैलिटी कैसी है, उन लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, क्या वैल्यूज हैं, रिच रिच चीजें खरीदते हैं या फिर अच्छा जैसे कहीं एक एरिया है जहाँ पे फिटनेस फ्रीक्स बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन शेक की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर आता है बिहेवियरल, बाइंग बिहेवियर देख के लोगों का, कि लोग किस चीज को, किस ब्रांड को, एक जगह के लोग किस ब्रांड को ज्यादा खरीद रहे हैं, किस ब्रांड के लिए लॉयल है, ठीक है। उनका यूसेज रेट क्या है, महीने में कितनी बार क्या चीज खरीदते हैं, ये सब चीजें आप देख के आप उसको क्या कर रहे हो, मार्केट को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है टेक्नोग्राफिक, टेक्नोग्राफिक यूसेज देख के कि कौन लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, किस एरिया में ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे स्मार्टफोन वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह, इन सब का सेल्स होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आता है वार, वाई इज टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन इंपॉर्टेंट, टारगेट सिलेक्शन जो ऑडियंस है वो क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ताकि ये जो वेस्टफुल एडवर्टाइजिंग है वो ना हो, ठीक है। आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो लेकिन क्या फायदा कि आपको उस एज ग्रुप के यहाँ पे लोग ही नहीं है, इंटरेस्टेड लोग ही नहीं है, आप एडवर्टाइजिंग करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, लेकिन क्या फायदा, ना तो वहाँ पे वो चीज वो लोग हैं, ना वो एज ग्रुप के लोग हैं वहाँ पे, तो आपको एडवर्टाइजिंग करने का कोई फायदा नहीं। तो आपको ये पता चल जाता है कि आपको एडवर्टाइजिंग भी करनी किसके लिए है, ये इसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और ठीक है, क्या इम्प्रूव करता है आपको ये मैसेज इफेक्टिवनेस, मैसेज की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करेगा, कि आप जो मैसेज कन्वे कर रहे हो कि वो सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, वो कितना उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा है ना, उसको कितना वो लग रहा है कि हाँ उसको नीड है इस चीज की। फिर क्या होता है, कस्टमर्स का जो एंगेजमेंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर है हेल्प्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट है उसमें भी क्या कर देता है, ये हेल्प करता है। फिर आता है बूस्ट रिटर्न और मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट, आपने जो भी मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करी उसको भी आपको बहुत ही जल्दी रिटर्न भी मिलता है ना। अगर आप एडवर्टाइजिंग ऐसी ही जगह करोगे जहाँ पे छोटे बच्चे ज्यादा हैं, तो वहाँ पे आपके डाइपर्स वगैरह की सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। जहाँ पे छोटे बच्चे कम हैं और जैसे ऐसे बच्चे हैं, मिड एज के बच्चे हैं जो कि 5-6 साल के बच्चे हैं, तो वहाँ पे टॉयज वगैरह की सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर आप जैसे ऐसी ऐसी जगह आपने आसपास के लोगों का तरीका देख लो, आप एज ग्रुप के लोग देख लो कैसे रह रहे हैं, आप अगर आप ये सब चीज एनालाइज कर लेते हो अच्छे से, तो आप एडवर्टाइजिंग करने में आपको इजी होता है। जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी अगर आप कुछ कर रहे हो उसके लिए, तो वो भी आपको क्या मिल जाती है, जल्दी ही रिटर्न भी मिल जाती है, ठीक है। फिर आता है एडवर्टाइजिंग बजट, एडवर्टाइजिंग बजट क्या होता है, कि एडवर्टाइजिंग का जो बजट होता है वो एक कंपनी कैसे मतलब कैलकुलेट करती है, एडवर्टाइजिंग बजट इज द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी सेट्स असाइड टू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, कि एक कंपनी क्या कर रही है, अलग से कुछ अमाउंट रख रही है, कुछ मनी रख रही है अपने प्रॉफिट्स में से, कि ये हम किस पे खर्च करेंगे, अपनी एडवर्टाइजिंग पे, अपने प्रमोशनल एक्टिविटीज पे। तो उसके लिए जो कंपनी है वो एक अलग प्रॉफिट में से एक अलग वो निकालती है, एक प्रोविजन रिजर्व्स बनाती है और उसमें एक अलग से रिजर्व दिखाती है अपने एडवर्टाइजिंग बजट के लिए, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट द कंपनी हैज इनफ फंड्स, ये इंश्योर करता है कंपनी के पास बहुत इनफ ही फंड्स है, किसके मतलब काफी फंड है, इनफ फंड है अपनी जो टारगेट ऑडियंस को रीच करने के लिए इफेक्टिवली विदाउट ओवर स्पेंडिंग। आपको ओवर स्पेंडिंग भी नहीं करना, आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना, आपको एक मिनिमम अमाउंट या एक ऐसा जितना आपको जरूरी है सिर्फ आप उतना अमाउंट आपको एडवर्टाइजिंग के लिए रखना है, ठीक है। फिर आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बजट, एडवर्टाइजिंग बजट के क्या क्या डिटर्मिनेंट है। सबसे पहला, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, की प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट न्यू है या अनफेमिलियर है, ठीक है, तो प्रोडक्ट को क्या है, ज्यादा जरूरत है प्रमोशन करने की, ठीक है। फिर आता है टारगेट मार्केट साइज को टारगेट कैसे करते हैं, कि आपका अगर लार्ज ऑडियंस है, ठीक है, तो आप क्या करो, आपका जो बजट होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। फिर आता है कॉम्पिटिटर की स्पेंडिंग, कॉम्पिटिटर कैसे खर्चे कर रहा है, ठीक है। कॉम्पिटिटर अगर हैवी हैवी स्पेंड करता है, ठीक है, तो क्या होगा, बिजनेस को आपको जो मैच करना होगा, कि आप अपना जो बजट है वो सेट कर रहे हो और आपको मैच करना होगा उसको, सामने वाले पर्सन को, ठीक है। कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन देख के भी हम बनाते हैं बजट को, कि अगर कंपनी का फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको जो बजट होगा वो आप अच्छा खासा रख सकते हो, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बजट थोड़ा मिनिमम ही रखना है, ठीक है। फिर आता है स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, आपकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज है वो कैसी होनी चाहिए, आपको जो इंट्रोडक्शन स्टेज नीड्स मोर बजट, आपका जो इंट्रोडक्शन स्टेज है उसके लिए आपके पास में ज्यादा बजट होना चाहिए देन द मेच्योरिटी स्टेज से। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए, कि आपका जो एग्रेसिव ग्रोथ हो, आपकी गोल मतलब जितना भी आपने एडवर्टाइजिंग सपोर्ट किया आपको वो सब चीजें क्या हो जाए, रिटर्न हो जाए, ठीक है। मीडिया कॉस्ट, कॉस्ट वेरी बाय मीडिया, कॉस्ट चेंज होती रहती है मीडिया के थ्रू, कि आप अगर टीवी पे कर रहे हो तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, अगर आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो तो वो थोड़ा चीपर होता है। फिर आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एड्स, एड्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, अगर आपकी जो एड है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट है तो आपकी कॉस्ट कितनी होगी, हायर होगी। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के क्या क्या टाइप है, टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग, नेशनल कैंपेन कॉस्ट मोर देन लोकल वंस, कि जो नेशनल कैंपेन्स है, अगर आप नेशनल कैंपेन्स कर रहे हो तो आप वो ज्यादा आपको कॉस्टली पड़ेंगे देन लोकल वंस, अगर आप लोकली कर रहे हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आप नेशनल कैंपेन कर रहे हो तो वो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा।
फिर आता है मेथड ऑफ सेटिंग एडवर्टाइजिंग बजट। आप किन किन मेथड से आप क्या कर सकते हो, एडवर्टाइजिंग बजट को सेट कर सकते हो। परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, आप सेल्स मेथड वगैरह जो लगा के परसेंटेज ऑफ सेल्स पर लगा के, इसमें क्या पड़ता है आपको, लगाना पड़ता है फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ पास्ट और एस्टिमेटेड फ्यूचर सेल्स। ये क्या होता है, सिंपल होता है बट इग्नोर्स द मार्केट पोटेंशियल। सिंपल होता है लेकिन मार्केट पोटेंशियल को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। आपका बजट किसके इक्वल होना चाहिए, जो भी आपने पास्ट एस्टिमेटेड आपकी जो फ्यूचर सेल थी उसका क्या होना चाहिए, फिक्स्ड परसेंटेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। आपका ऑब्जेक्टिव और टास्क मेथड क्या कहता है कि आप गोल्स को सेट करो, ठीक है, फिर आप आइडेंटिफाई करो कि आपका जो टास्क है वो क्या हो गया, आपको अचीव हुआ या नहीं, फिर आप उसकी कॉस्ट को क्या करो, एस्टिमेट करो। ठीक है, ये क्या आता है, ये लॉजिकल होता है और ये प्रेफर्ड मेथड भी होता है। फिर आता है कॉम्पिटिटिव पार्टी मेथड। कॉम्पिटिटिव पार्टी सॉरी पैरिटी मेथड। कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड क्या होता है, ये क्या करता है, आपको बजट को इक्वली सेट करता है और स्लाइटली मोर क्या होता है, ये कॉम्पिटिटिव जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उससे थोड़ा तो या तो स्लाइटली ज्यादा होगा या फिर उनसे थोड़ा कम होगा। ठीक है, ये आपके लिए गुड फॉर स्टेइंग इन द मार्केट, ये आपको मार्केट में बनाए रखने के लिए बहुत बढ़िया होता है। फिर इसके बाद आता है अफोर्डेबल मेथड। अफोर्डेबल मेथड क्या कहता है कि आप कहाँ स्पेंड करो, आप उतना स्पेंड करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, ये इजी होता है पर स्ट्रेटेजिक नहीं होता। फिर आते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, आरओआई। आरओआई क्या होता है कि आपका जो बजट है वो किसके बेस पे होना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे, कि आपको एडवर्टाइजिंग से कितना रिटर्न मिल रहा है, आपको उस पे उसके बेसिस पे जब आप कर रहे हो तो। ठीक है, ये यूजफुल होता है परफॉर्मेंस के लिए और परफॉर्मेंस बेस्ड प्लानिंग में हेल्प करता है आपको। यूनिट्स ऑफ सेल्स मेथड। यूनिट्स ऑफ सेल्स मेथड क्या कहता है, ये फिक्स्ड अमाउंट होता है जो भी आप अपने पर यूनिट पे क्या करते हो, स्पेंड कर रहे हो। किसमें यूज होता है, ये एफएमसीजी, आपके जो एफएमसीजी है, अगर आप ऑटो इंडस्ट्री है तो उसमें क्या कर सकते हो, आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। एग्जाम्पल क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टास्क मेथड के ऑब्जेक्टिव है इसके इंक्रीज एंड ब्रांड, ये आपकी क्या करता है, जो ब्रांड अवेयरनेस है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसका टास्क क्या है, सोशल मीडिया एड्स वगैरह बनाना और इन्फ्लुएंसर कोलैब करना, गूगल एड्स वगैरह। ठीक है, जैसे कि एस्टिमेटेड कॉस्ट इसमें आ रही है कितनी, 5 लाख रुपए, तो ये क्या बन जाती है, दिस बिकम्स योर एड बजट। तो आपका ये क्या बन जाता है, एड का बजट बन जाता है कि आपको ये सब चीजें करने में जितना भी आपका अमाउंट लगेगा। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। आईएमसी। आईएमसी क्या है, आईएमसी रेफर्स टू द स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन। स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन इसका मतलब है कि आपको एक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन हो रहा है। ठीक है, कि जो भी आप प्रमोशनल टूल्स है और जो भी आप कम्युनिकेशन चैनल यूज कर रहे हो, आपका उसके बीच में क्या है, एक कोऑर्डिनेशन है, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, क्लियर है, कंसिस्टेंट है और क्या है, कंपेलिंग मैसेज, आपके मैसेज को क्या कर रहा है, कंपेल कर रहा है, सामने वाले को समझ आ रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, अबाउट अ ब्रांड प्रोडक्ट, अबाउट आपके ब्रांड के बारे में और आपके प्रोडक्ट के बारे में। इसको सिंपल वॉइस में बोला जाए तो एक आवाज, एक मैसेज और अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म। आप एक आवाज का यूज कर रहे हो, एक मैसेज का यूज कर रहे हो, आप एक प्लेटफॉर्म पे क्या करने के लिए, पहुंचाने के लिए, हर एक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईएमसी के, कंसिस्टेंसी, ब्रांड इमेज, कस्टमर एंगेजमेंट, बेटर कम्युनिकेशन इम्पैक्ट। कंसिस्टेंसी कि आप कंसिस्टेंट हो, आप जो भी कंफ्लिक्टिंग मैसेज है आप उसको क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, और आप अपने मैसेज को कन्वे करने में क्या हो, कंसिस्टेंट हो, आप कंटिन्यू कर रहे हो, आप डेली कर रहे हो। ठीक है, ब्रांड इमेज, आपकी जो इमेज है, आपकी गुडविल है ब्रांड की, उसको क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। ठीक है, कस्टमर का एंगेजमेंट इसमें ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादातर कस्टमर के साथ ये पहुंच पाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको कस्टमर का एंगेजमेंट इसमें ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। बेटर कम्युनिकेशन इम्पैक्ट, आपका जो कम्युनिकेशन इम्पैक्ट है वो क्या हो जाता है, बेटर हो जाता है। जैसे कि री द मैसेज व्हेन सीन हर्ड ऑन मल्टीपल फॉर्मेट्स, क्या करता है, ये मैसेज को री करता है जब मैसेज क्या हो रहा है, सीन हो रहा है या फिर सुना जा रहा है। ठीक है, मल्टीपल फॉर्मेट्स में। फिर आता है कॉस्ट एफिशिएंसी, ये कॉस्ट एफिशिएंसी है। ठीक है, इसमें ज्यादा ये मतलब एक ही मैसेज है और आपको कन्वे करना है और आप सारे प्लेटफॉर्म पे एक ही मैसेज कन्वे कर रहे हो, तो आपको ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है कि आपको ज्यादा, आपको महंगा भी नहीं पड़ता ये। ठीक है, ये थोड़ा चीप होता है। कंबाइन एफर्ट्स एंड रिड्यूस डुप्लीकेशन, ये क्या करता है, एफर्ट्स को कंबाइन, एफर्ट्स इसमें ज्यादा लगते हैं और ये आपके डुप्लीकेशन से भी बचाता है। ठीक है, इसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ आईएमसी। आईएमसी के क्या क्या एलिमेंट्स है, ठीक है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पीआर। फिर आता है पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग में आप टीवी, रेडियो, ऑनलाइन प्रिंट एड, सेल्स प्रमोशन में डिस्काउंट वगैरह दे दिया आपने, कूपन्स वगैरह दे दिए तो उससे आपकी एक सेल्स प्रमोशन हो गई। पीआर हो गई, आपने प्रेस रिलीज कर दी। ठीक है, इवेंट वगैरह आपने करा दिए अपने लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, फिर आपने स्पॉन्सरशिप करवा दी। ठीक है, ये सब हो गई आपकी पीआर। फिर आता है पर्सनल सेलिंग में आपने क्या कर दिया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह की, आपने डायरेक्ट सेलिंग की। ठीक है, डोर टू डोर जाके। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या हो गया, आपने ईमेल्स, एसएमएस और कैटलॉग्स के थ्रू आपने कैटलॉग बंटवा दिया, आपने
ग्रुप वगैरह को या फिर टारगेट ऑडियंस को, ठीक है, एसएमएस भिजवा दिया, ईमेल भिजवा दी। डिजिटल मार्केटिंग में आपकी सोशल मीडिया हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई, आपने किसी इन्फ्लुएंसर से अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा आपने उसको पैसे देके और आपने बोल दिया कि आप हमारी क्या कर दो, एक ब्रांड डील वगैरह जो होती है ना जिसमें, वो सब। फिर आता है एसईओ। ऑल दीज टूल्स मस्ट वर्क टुगेदर इन हार्मनी। ये जो सारे टूल्स हैं ये आपको एक साथ वर्क करने चाहिए एक हार्मनी में, ठीक है। किसके लिए? आपका जो भी मैसेज है वो क्या हो, कोहेसिव हो। कोहेसिव मैसेज को क्या करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। आईएमसी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है? ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है, ब्रांड रिकॉल में हेल्प करता है, इफेक्टिवनेस, मार्केटिंग की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, कस्टमर फोकस्ड है, ठीक है। डायरेक्ट जो डिलीवर कस्टमर फोकस कम्युनिकेशन, आपका जो भी रिटर्न है मार्केटिंग उसमें इन्वेस्टमेंट में, उसको क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है। जैसे कि एग्जांपल है, टीवी में एक ऐड आई, टेस्टी प्लस अफोर्डेबल मैसेज आया, ठीक है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट आई, सेम ब्रांड टोन और मैसेज। इन स्टोर प्रमोशन में बाय वन गेट वन फ्री। यूट्यूब इन्फ्लुएंसर रिव्यूइंग द चॉकलेट, चॉकलेट वगैरह रिव्यू कर दी, क्लोथ वगैरह रिव्यू कर दी है किसी एक ब्रांड के, ठीक है। ऑल चैनल गिव द सेम मैसेज, सारे जो चैनल्स है वो सेम मैसेज देते हैं और एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो आज आप यहाँ पे आपकी क्या हो गई, यूनिट 1 आपकी खत्म हो गई। फर्दर विद द यूनिट 2 एडवर्टाइजिंग मैसेज। एडवर्टाइजिंग मैसेज यूनिट में जो जो टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग अपील्स। एडवर्टाइजिंग अपील्स और उसके टाइप्स, एडवर्टाइजिंग कॉपी। फिर आते हैं एलिमेंट्स ऑफ प्रिंट और ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका एडवर्टाइजिंग अपील। एडवर्टाइजिंग अपील का मीनिंग क्या होता है? एडवर्टाइजिंग अपील आर द अप्रोच और टेक्निक यूज्ड इन एडवर्टाइजमेंट टू अट्रैक्ट अटेंशन, arouse interest, influence emotions and persuade people to take action like buying or trying a product, ठीक है। एडवर्टाइजिंग अपील्स क्या है? अप्रोच या फिर टेक्निक जो किसमें यूज हो रही है, एडवर्टाइजमेंट में यूज हो रही है। किसके लिए? अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने के लिए, इमोशंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लोगों को परसुएड करे, कन्विंस करें क्या करने के लिए, टेक एक्शन लेने के लिए, खरीदने के लिए प्रोडक्ट को या फिर प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए, ठीक है। इन शॉर्ट अपील इक्वल्स टू द इमोशनल और लॉजिकल रीजन यूज टू इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स, ठीक है। एक इमोशनल या फिर एक लॉजिकल रीजन जो कस्टमर्स को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है उस प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, ट्राई करने के लिए, यूज करने के लिए, बाय करने के लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अपील। एडवर्टाइजिंग अपील्स के क्या क्या टाइप है? सबसे पहला इमोशनल अपील। इमोशनल अपील कनेक्ट्स विद फीलिंग्स, जो किससे कनेक्ट है, फीलिंग्स से, जैसे कि लव, जॉय, फियर, प्राइड या फिर गिल्ट, ठीक है। इसमें जैसे कि एड्स आती है जो क्या शो कर रही है, बॉन्ड्स, फ्रेंडशिप्स और सेफ्टी। रक्षाबंधन की एड आती है, वो चॉकलेट वगैरह की एड आती है रक्षाबंधन गिफ्ट की, और उसमें क्या दिखाते हैं, भाई बहन का बॉन्ड वगैरह के बारे में दिखाते हैं, ठीक है। फिर आता है रेशनल अपील। रेशनल अपील क्या है? जो क्या कर रहा है, यूज लॉजिक यूज कर रहा है, फैक्ट्स यूज कर रहा है, प्राइस, क्वालिटी, फीचर्स और बेनिफिट्स, ठीक है। जो ये सब चीजें जब हम यूज करते हैं एक कस्टमर के लिए, वो एक एडवर्टाइजिंग के लिए, ठीक है, जो हम कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो क्या होती है, रेशनल अपील। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एड्स कंपेयरिंग स्पेक्स, ठीक है। स्पेक्स की एड को किससे कंपेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से। ह्यूमर अपील। ह्यूमर अपील क्या होती है? यूजेस कॉमेडी और फन मेक द एड मेमोरेबल एंड एंगेजिंग। क्या करना है, कॉमेडी का यूज करना है, किसके लिए, फन टू मेक द एड मेमोरेबल और एंगेजिंग। एड को क्या करना, मेमोरेबल बनाना और एंगेजिंग बनाना। जैसे कि फेविकॉल की एड, सेंटर फ्रेश की एड, ये सब, ठीक है। इसकी फेविकॉल की जो एड आती थी सबसे पहले, शर्माई की दुल्हन ब्याह की आई, संग टू सिटर सोफा ले आई, वो सोफा वाला जो एड था वो उस सोफे में एक्चुअली में था क्या, एक तो वो पहले क्या दिखा रहा था कि कितनी सारी जनरेशन पीढ़ी से पीढ़ियां बदल गई, ठीक है। और क्या चल रहा है, सेम सोफा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि जब वो बना है तो उस पर क्या लगाया गया था, फेविकॉल। दैट वाज द एड। एड इस बारे में था, फेविकॉल के बारे में। किसी को नहीं पता स्टार्टिंग में एड किस बारे में होगा, ठीक है। हो सकता है किसी फर्नीचर का ब्रांड हो, कोई फर्नीचर हो ऐसा अच्छा हो, भाई ऐसा अच्छा फर्नीचर है कि भाई पता नहीं क्या लगा है फर्नीचर में, कौन से लकड़ी का बना होगा, ऐसा कुछ ऐड होगा, हमने सबने यही सोचा होगा, बट एट द एंड वो ऐड किस चीज का था, फेविकॉल का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऐसे ह्यूमर अपील, ठीक है। फेयर अपील warns about negative outcome if the product service is not used, ठीक है। आपको क्या करना, वार्न करना कि अगर आप ये प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो उससे आपको ये चीज हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव आउटकम हो सकता है, जैसे कि एंटी स्मोकिंग और रोड सेफ्टी एड्स, ठीक है। फिर आता है सोशल अपील। सोशल अपील क्या होता है? टारगेट द नीड फॉर सोशल, जो भी सोशली जो भी नीड है उसको क्या करना, टारगेट करना। स्टेटस, पॉपुलैरिटी और बीइंग ट्रेंडी, ये सब चीजें कि क्या चल रहा है, क्या पॉपुलैरिटी है, क्या ट्रेंडी है, उस चीज को क्या करना, टारगेट करना।
जैसे कि एड्स फॉर डिजाइनर क्लोथ्स और स्मार्टफोन्स, कोई न्यू न्यू फोन लॉन्च हो रहा है तो उस बारे में अगर कुछ आ रहा है तो ये सब चीजें क्या होती है, सोशल अपील। फिर आता है सेक्स अपील। सेक्स अपील इज यूजेस फिजिकल अट्रैक्टिवनेस टू ग्रैब अटेंशन, ठीक है। आप फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का यूज कर रहे हो अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, जैसे कि परफ्यूम वगैरह की ऐड हो गई। परफ्यूम में मोस्टली यही ऐड आती है कि एक लड़का लड़की दिखा देते हैं कि लड़के ने परफ्यूम लगाया है तो उससे लड़की अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आप फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का यूज कर रहे हो, ठीक है, क्लोथ वगैरह में कि इसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, ठीक है। या फिर किसी ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐड दिखा रहे हो कि पहले जैसे फेयर लवली, पहले वो काली थी तो वो उसको कोई नहीं देखता था, कोई लड़का उसको अटेंशन नहीं देता था, कोई लड़का उसको भाव नहीं देता था। फिर जैसे ही वो फेयर लवली लगा के गोरी हो गई तो क्या हो गया, सारे लड़के उसके आगे पीछे हैं। तो ये थोड़ा ऐसे फिजिकल अट्रैक्टिवनेस का आप यूज कर रहे हो। बेसिकली वो दिखा रेसिज्म रहे हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता लोगों को, क्या किससे फर्क पड़ता है कि भाई गोरी हो गई, लेकिन फेयर लवली से कोई गोरा नहीं होता। नेक्स्ट है स्कैरसिटी अपील। स्कैरसिटी अपील क्या है कि आपको जैसे अर्जेंसी है, ठीक है, अर्जेंसी क्रिएट कर रही है बाय शोइंग लिमिटेड टाइम और स्टॉक, कि आप लिमिटेड टाइम और लिमिटेड स्टॉक दिखा के आप अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हो कि जल्दी जल्दी खरीद लो, ठीक है। तो हरी ऑफर वैलिड टिल मिडनाइट ऐसे करके आपके पास कुछ आ रहा है। जैसे कि ये मेरी बात जो है ये गर्ल्स के साथ है कि जो ममार्थ की ऐड आती है, ओ एम जी एक सेल चलती है ममार्थ की, जिसमें आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको उसके साथ में एक प्रोडक्ट फ्री मिलता है, ठीक है। तो जो उसके लिए आपको आपके पास बहुत सारे आपके व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस आते हैं कि जल्दी से खरीद लो, हरी अप, ये वैलिड है आज रात तक के लिए, ऐसे करके आपको एड्स आती है, ठीक है। ये सब। फिर आता है मोरल अपील। मोरल अपील में क्या है, अपील्स टू एथिक्स, एथिक्स वगैरह के लिए अपील हो गई। वैल्यू और डूइंग फॉर सेफ्टी, सेफ्टी के लिए, ठीक है। ये सब चीजें जैसे कि एनजीओ कैंपेन, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट वगैरह के बारे में जो भी चीजें अब एडवर्टाइजिंग आती है तो ये क्या हो गई, मोरल अपील। फिर आ जाता है सेलिब्रिटी अपील। सेलिब्रिटी अपील में हम जो पॉपुलर पर्सनैलिटीज है उनका यूज करते हैं प्रोडक्ट को इंडोर्स करने के लिए। विराट कोहली एमआरएफ की एड में, आलिया भट्ट मान्यवर की एड में, ठीक है। एंड बहुत सारे जो तंबाकूज वगैरह की ऐड होती है उसमें मोस्टली अजय देवगन वगैरह, सलमान खान वगैरह, इन सब का यूज ऐसे सेलिब्रिटीज का यूज होता है ना, ऐसे वो लोग ऐड करते हैं तंबाकू वगैरह की जो ऐड होती है। तो क्या कर रहे हो, आप सेलिब्रिटी अपील कर रहे हो, लेकिन इन रियलिटी चाहे ये सेलिब्रिटी यूज भी ना करते हो, ये चीजें, ये प्रोडक्ट यूज भी ना करते हो, स्टिल आप क्या कर रहे हो, एक सेलिब्रिटी को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो कि वो, क्योंकि सेलिब्रिटी से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, उसको क्या मान लेते हैं, अपना देवता मान लेते हैं सेलिब्रिटी को कि भाई जो ये तो हमारा बाप है, ये तो हमारा देवता है, सॉरी मेरी लैंग्वेज के लिए मुझे थोड़ा फॉर्मली बात करनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसे क्या करते हो, आप किसी सेलिब्रिटी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो लोग क्या करते हैं, आप वो लोग सोचते हैं कि ये भी वो चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम भी ये चीज करेंगे, तो लोग ऐसा भी करते हैं, तो इसलिए हम सेलिब्रिटी का यूज कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। फिर आता है एडवेंचर अपील। एडवेंचर अपील क्या होगा, एडवेंचर अपील क्या करता है, जो पीपल है उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जो किस चीज की खोज में है, थ्रिल, ट्रेवल और एक्साइटमेंट, ठीक है। जैसे कि बाइक और ट्रेवल गियर एड्स, जैसे कि रॉयल एनफील्ड की जो एड आती है ना वो। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग कॉपी, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंट एंड ब्रॉडकास्टिंग एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजिंग कॉपी का क्या मतलब होता है, एडवर्टाइजिंग कॉपी इज द मेन मैसेज और कंटेंट इन एन एडवर्टाइजमेंट। ये एक मेन मैसेज होता है, ठीक है, और मेन कंटेंट होता है एडवर्टाइजिंग में, दैट एम्स टू परसुएट द ऑडियंस, जो क्या करता है, ऑडियंस को परसुएट करता है, कन्विंस करता है, क्या करने के लिए, टू बाय और एंगेज विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट इंक्लूड वर्ड्स, विजुअल, साउंड एंड ऑल क्रिएटिव एलिमेंट दैट कम्युनिकेट देयर एड्स आइडिया। ये क्या करता है, एड को ना अट्रैक्टिव बना देता है कि आप एड में विजुअल्स डाल रहे हो, साउंड डाल रहे हो, ठीक है, और एक अच्छा मतलब अलग अलग तरह की चीजें डाल रहे हो जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही है ना। विजुअल वगैरह आपने ऐसे अच्छे अच्छे से डाल दिए, साउंड वगैरह बहुत अच्छा डाल दिया, सॉन्ग अच्छा यूज कर लिया, है ना। तो उससे क्या होता है कि आपका जो एड होता है ना वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। आप ऐसे एलिमेंट को क्रिएट कर रहे हो अपनी एडवर्टाइजिंग में यूज करने के लिए। एलिमेंट्स ऑफ प्रिंट एडवर्टाइजमेंट कॉपी। प्रिंट एडवर्टाइजमेंट कॉपी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहला हेडलाइन, सब हेडलाइन, बॉडी कॉपी, विजुअल ग्राफिक्स, स्लोगन, टैगलाइन, कॉल टू एक्शन, सीटीए, लेआउट डिजाइन और ब्रांड एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम ये सब देखेंगे कि ये सब क्या क्या है। हेडलाइन, हेडलाइन में क्या क्या चीजें आती हैं, अटेंशन ग्रैबिंग, ऐसे अटेंशन ग्रैबिंग टाइटल ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा अटेंटिव होता है कि लोग टाइटल पढ़ के उसको ऐसा मन करे कि वो पूरा कंटेंट उसको पढ़े, तो आपका टाइटल एकदम अटेंटिव होता है, ठीक है। फ्रेज दैट ड्रॉज रीडर्स, रीडर को क्या करता है, ऐसा फ्रेज होता है जो रीडर्स को क्या कर रहा है, खींच रहा है उसकी तरफ। ऑफन बोल्ड और लार्ज फॉन्ट है, जैसे कि मैंने भी जो फर्स्ट, जैसे मैंने क्या करा है यहाँ पे, अब जैसे ये जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे,
जैसे टॉपिक है तो मैंने उसको थोड़ा अलग कलर से डाला है ना। और ये देखो यहाँ पे, ये मैंने क्या यूज किया है कि मैंने इसको क्या किया, अलग फॉन्ट में डाल दिया, थोड़ा डिजाइन में अलग कलर में, तो थोड़ा क्या दिखे, वो अट्रैक्टिव दिखे। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज की है। चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे थे। सब हेडलाइन में क्या आता है, प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन सपोर्टिंग द हेडलाइन। जो क्या होती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो क्या करती है, हेडलाइन को सपोर्ट करती है। बॉडी कॉपी के अंदर क्या आता है, मेन टेक्स्ट आता है जो क्या करता है, प्रोडक्ट फीचर वगैरह को डिस्क्राइब कर रहा होता है, बेनिफिट्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह देना, कि एक्सप्लेन करता है कि क्यों आपको खरीदना चाहिए ये प्रोडक्ट। ठीक है, फिर आता है विजुअल ग्राफिक्स में, आप इमेजेस का यूज कर रहे हो, इलस्ट्रेशन का यूज कर रहे हो, बुलेट्स वगैरह पॉइंट आउट लगा रहे हो साथ में। ठीक है, फोटोज का यूज कर रहे हो मैसेज को सपोर्ट देने के लिए, अटेंशन आप क्या कर रहे हो, उससे अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों की। ठीक है, फिर आता है स्लोगन, कोई टैगलाइन आपने यूज कर दी, स्लोगन यूज कर दिया, जैसे कि जस्ट डू इट, अ मेमोरेबल फ्रेज रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे कि एलआईसी का है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ऐसे बहुत सारे, डर के आगे जीत है, ऐसे बहुत सारे ऐसे स्लोगन है या टैगलाइन है, आप यूज करते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट क्या रहे, याद रहे आपको। कॉल टू एक्शन, सीटी, सीटी क्या होता है, इंस्ट्रक्शन इनकरेजिंग रीडर्स टू एक्ट। क्या होता है, ये इंस्ट्रक्शंस होती है जो रीडर्स को क्या करती है, इनकरेज करती है। ठीक है, एग्जाम्पल, बाय नाउ, स्टोर में विजिट करो, कॉल करो। लेआउट डिजाइन क्या होता है, लेआउट डिजाइन में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट्स टू मेक द एड क्लियर, अट्रैक्टिव और इजी टू रीड। फिर आता है ब्रांड, ब्रांड एलिमेंट, इसमें क्या क्या होता है, लोगो होता है, ब्रांड का नेम होता है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, वेबसाइट दे रखी होती है ब्रांड की, और प्राइस डिटेल्स होती है। ठीक है, फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजमेंट कॉपी। टीवी या रेडियो की जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहला स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट होती है इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक रिटन डायलॉग होता है या फिर नरेशन होती है जो क्या करती है, कोर मैसेज को क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है। ठीक है, फिर आता है वॉइस ओवर, वॉइस ओवर होता है इसमें स्पोकन नरेशन होती है, मतलब बोल के आप कुछ चीज बता रहे हो, डायलॉग को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है विजुअल एलिमेंट्स, जो कि सिर्फ टीवी के अंदर होता है, एड्स रेडियो के अंदर नहीं होता, इसमें एक्टर्स होते हैं, सीन्स होते हैं, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है, एनिमेशन होता है, ग्राफिक्स होता है। ठीक है, साउंड इफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर, साउंड एडेड टू इनहेंस मूड और ड्रॉ अटेंशन। ठीक है, डिंग साउंड, जैसे कि तालियों की आवाज, ये सब। ठीक है, फिर आता है जिंगल म्यूजिक, कैची ट्यून्स यूज करते हो। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक दैट इंक्रीज रिकॉल और मूड, जो रिकॉल करता है, याद दिलाता है, मूड वगैरह में थोड़ा अच्छा होता है। ठीक है, फिर आता है टाइमिंग, टाइमिंग जैसे ड्यूरेशन, ऐड की जो ड्यूरेशन होती है यूजुअली जो होती है वो 15 से 60 सेकंड के बीच में होती है। कीपिंग द मैसेज कंसाइज, अब मैसेज को क्या करना है, छोटे से छोटा रखना है, ताकि छोटा हो और लोग देख लिया, ऐसे जितना बड़ा मैसेज होता है उतना लोग ऐसे स्क्रिप्ट स्किप कर देते हैं उसको, छोटा होगा तो ठीक है देख लेते हैं। ठीक है, फिर आता है सीटी है, कॉल टू एक्शन, वर्बल और यूजुअल, प्रमोट इनकरेजिंग द ऑडियंस टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, वर्बल या विजुअल ऐसे प्रॉम्प्ट डाल रहे हो। ठीक है, अपने ऑडियंस को क्या करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, जैसे कि कॉल नाउ, ठीक है, ग्रैब नाउ, ऐसे। ब्रांड एलिमेंट्स, ब्रांड एलिमेंट्स में ब्रांड का लोगो, टैगलाइन, प्रोडक्ट नेम, कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह, ये सब चीजें आ जाती है। इसकी समरी है कि आप रीड कर लेना नोट्स में से। ठीक है, अब आ जाती है आपकी नेक्स्ट यूनिट, एडवर्टाइजिंग मीडिया डिसीजन। एडवर्टाइजिंग मीडिया डिसीजन अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी नेक्स्ट यूनिट। इसके अंदर जो जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाली हूँ वो है मेजर मीडिया टाइप्स, उसके मेरिट और डिमेरिट, फिर आपके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मीडिया चॉइस, फिर आपकी मीडिया शेड्यूलिंग और उसके टाइप। ठीक है, मेजर मीडिया टाइप्स इन एडवर्टाइजिंग, जो भी आपके मेजर मीडिया टाइप्स है एडवर्टाइजिंग के अंदर, सबसे पहला है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रिंट मीडिया क्या होती है। इसके अंदर आपके न्यूज़पेपर, मैगजीन और ब्राउचर्स वगैरह ये सब होते हैं। ठीक है, इसके मेरिट क्या है, ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, आप मैगजीन के थ्रू दे रहे हो या आप न्यूज़पेपर में दे रहे हो, तो आपको पता है कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो आप उस न्यूज़पेपर के थ्रू, आप मैगजीन के थ्रू, ब्राउचर के थ्रू आप ऐसे कर रहे हो, उसको टेंजिबल है। ठीक है, और जैसे आप उसको कहीं भी ले जा सकते हो, सेव कर सकते हो, टेंजिबल है। ठीक है, क्रेडिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस की क्रेडिबिलिटी है। ठीक है, परमानेंस है, परमानेंस मीन्स की परमानेंट है, और क्रेडिबिलिटी है, आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है, फिर है डीमेरिट, इसके डीमेरिट क्या क्या है, डिक्लाइनिंग रीडरशिप इन डिजिटल एज। ठीक है, जो डिजिटल एज आ गई है आप, तो क्या हो गई है उससे, ये रीडरशिप क्या हो गई है, खत्म हो गई है। लिमिटेड रीच, लिमिटेड रीच है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रहा है, तो इसकी क्या हो गई है, अब रीच एकदम लिमिटेड हो गई है, कि अब बहुत कम ही लोग न्यूज़पेपर वगैरह रीड करते हैं, वरना अदरवाइज सब लोग अब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करते हैं। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्ट नीडिंग डिमोन्स्ट्रेशन, जो प्रोडक्ट को डिमोन्स्ट्रेशन की नीड है उन प्रोडक्ट के लिए आप सूटेबल नहीं है, आप उन प्रोडक्ट के लिए आप न्यूज़पेपर वगैरह में से नहीं छाप सकते। लॉन्गर लीड टाइम फॉर एड पब्लिकेशन, ठीक है, एड पब्लिकेशन से ज्यादा टाइम इसमें लगता है इसको पब्लिश कराने में। ठीक है,
ब्रॉडकास्ट मीडिया सेकंड, पहली थी प्रिंट, अब है ब्रॉडकास्ट, टीवी और रेडियो, टीवी और रेडियो के थ्रू। इसका मेरिट क्या है, इसकी जो रीच है वो बहुत ज्यादा वाइड होती है, मास ऑडियंस ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ऑडियो विजुअल इम्पैक्ट होता है इसमें टीवी से, ठीक है। फिर आता है इमीडिएट और इमोशनल अपील होती है, इमीडिएट इमीडिएट लोगों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, इमोशनली अट्रैक्ट करती है। रेडियो इज कॉस्ट इफेक्टिव, मोबाइल, ठीक है। रेडियो रेडियो और मोबाइल क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। टीवी तो नहीं है पर रेडियो और मोबाइल क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है। डीमेरिट क्या है, हाई प्रोडक्शन और एयर टाइम कॉस्ट, इसमें बहुत ज्यादा हाई प्रोडक्शन लगता है, एयर टाइम कॉस्ट लगता है, ठीक है। लिमिटेड मैसेज, मतलब एक हम लिमिटेड मैसेज दे पाते हैं, क्योंकि हमें को मैसेज अपना क्या कर रखना पड़ता है, एकदम शॉर्ट रखना पड़ता है, तो आप उसमें एक लिमिटेड मैसेज ही रख पाते हो, ठीक है। जैपिंग और स्किपिंग एड्स, ठीक है, इसमें ऑप्शन हो जाता है कि हमारा लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, जैप कर देते हैं। वन वे कम्युनिकेशन लेस इंटरेक्टिव, ये एक सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है और ये लेस इंटरेक्टिव है। वन वे कैसे है, सिर्फ आप एक अपने कंज्यूमर को, और आप एक मतलब एक पर्सन तक ही आप इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाते हो, वन वे है ये, ठीक है। फिर आता है आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया क्या होता है, आउटडोर मीडिया में बिलबोर्ड, ट्रांजिट्स, एड वगैरह, ठीक है, या फिर पोस्टर्स वगैरह, ये सब। इसके जो मेरिट क्या है, ये हाई विजिबिलिटी होती है इनकी, और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। रीच इज लोकल, लोकल के पास पहुंचता है, मास ऑडियंस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, रिपीटेड एक्सपोजर है, ठीक है। फिर आता है वर्क्स वेल फॉर ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड अवेयरनेस के बहुत बढ़िया बढ़िया काम करता है ये। डीमेरिट क्या क्या है इसके, ये लिमिटेड मैसेज स्पेस होता है इसके अंदर भी, ये भी शॉर्ट होता है, एक्सपोजर टाइम होता है, वेदर और एनवायरमेंटल डैमेज का इसमें रिस्क होता है, ठीक है। लेस इफेक्टिव होता है कॉम्प्लेक्स मैसेजेस के लिए, ठीक है। फिर आता है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया क्या है, डिजिटल मीडिया वेबसाइट, सोशल मीडिया और ईमेल, मोबाइल एड्स के थ्रू अगर आप अपनी एड पहुंचा रहे हो, तो इसके मेरिट्स क्या है कि ये हाईली टारगेटेड है और मेजरेबल है। डीमेरिट क्या है, एड ब्लॉक कर देता है और बैनर और ब्लाइंडनेस को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। फिर आता है इंटरेक्टिव एंड टू वे कम्युनिकेशन, ये इंटरेक्टिव होता है और दो तरह की कम्युनिकेशन होती है। फिर आता है प्रिवेसी, इसमें प्रिवेसी कंसर्न है, डाटा का मिसयूज हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि कैसे एल्गोरिथम आप जो चाहते हो वो दिखा देता है, तो इससे थोड़ा प्रिवेसी का भी ब्रीच हो रहा है, कि कैसे यार हर इंस्टाग्राम को कैसे पता चल रहा है भाई हमें ये चाहिए, हमें नहीं बताना है इंस्टा को, लेकिन फिर भी इंस्टा आपको वो चीजें दिखा रहा है। तो ये थोड़ा आपकी जो डाटा है उसका थोड़ा मिसयूज ऐसे कह सकते हो, आपका प्राइवेसी कंसर्न है इसमें बहुत ज्यादा। फिर आता है कॉस्ट इफेक्टिव और फ्लेक्सिबल है ये, ठीक है। इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता और ये फ्लेक्सिबल भी है, आप मतलब आप खुद भी डाल सकते हो इसको। रिक्वायर टेक स्किल्स और कंस्टेंट अपडेट्स, क्या करता है, आपकी टेक स्किल रिक्वायर होनी चाहिए इसमें, कि आपको डिजिटल वगैरह यूज करना आना चाहिए, कि कब कब किस टाइम जो पीपल है वो इंगेज रहते हैं सोशल मीडिया के अंदर, तो आपको ये सब टेक स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। कांस्टेंट आपको अपडेट डालने हैं। ग्लोबल रीच एंड इंस्टेंट डिलीवरी, ये ग्लोबल रीच होती है, आपको पूरे वर्ल्ड में आप इसकी रीच पहुंचा सकते हो, इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है, बहुत जल्दी से मैसेज डिलीवर हो जाता है, ठीक है। कैन बी इग्नोर्ड, इग्नोर हो सकता है ये ड्यू टू कंटेंट ओवरलोड, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है डायरेक्ट मेल, आप डायरेक्टली मेल भेज रहे हो, पोस्ट कार्ड या कैटलॉग या फिर लेटर्स, ठीक है। पर्सनलाइज मैसेज होता है, इसका एक ये मेरिट है। फिर आता है कैन इंक्लूड कपल्स और सैंपल्स, ठीक है, कूपन्स और सैंपल्स को क्या करता है, इंक्लूड करता है। मेजरेबल रिस्पॉन्स होता है ये। इसके डीमेरिट्स क्या है, ऑफन कंसिडर्ड जंक मेल, ठीक है। ये जंक मेल मतलब मोस्टली क्या कर जाता है, स्पैम में जाता है, ठीक है। हाई कॉस्ट पर कंटेंट, हर एक कंटेंट के भेजने के लिए इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न है इससे, ठीक है, क्योंकि पोस्ट कार्ड वगैरह के थ्रू आप भेजोगे तो आप पेपर वगैरह का यूज होगा ना, तो उससे क्या है, इन्वायरमेंटल कंसर्न है, ठीक है। इसके बाद है सिनेमा एडवर्टाइजिंग। सिनेमा एडवर्टाइजिंग की आप मूवीज देखने जाते हो थिएटर में, तो थिएटर से मूवी स्टार्ट होने से पहले 15 मिनट एडवर्टीजमेंट आती है, ठीक है। तो आप मूवीज से जो पहले एड्स आती है वो सब, ठीक है। कैप्टिव ऑडियंस, इसमें ऑडियंस आपकी जो कैप्टिव मतलब ऑडियंस को आप कैच कर पाते हो, ठीक है। हाई इम्पैक्ट होता है इससे, क्योंकि बिग स्क्रीन और साउंड के साथ होता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा कम होता है। लिमिटेड रीच है, क्योंकि जो लोग मूवीज देखने जाते हैं थिएटर में सिर्फ वही लोग देख पाते हैं। एक्सपेंसिव होती है कम्पेयर टू अदर मीडिया। शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत छोटी ड्यूरेशन की होती है। फिर आता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मीडिया चॉइस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मीडिया की चॉइस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। चूजिंग द राइट एडवर्टाइजिंग मीडिया इज क्रूशियल, कि आपको एक सही एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म यूज करना एक बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है, ताकि आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकें इफेक्टिवली, और अचीव मार्केटिंग गोल्स, और अपने मार्केटिंग गोल्स को क्या कर सकें, अचीव कर सकें। तो इसके बहुत कुछ सेवरल फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस की आपको, जो भी आपकी ऑडियंस है, आप कहाँ किस लोगों तक पहुंचना चाहते हो, ठीक है। हु आर यू ट्राइंग टू रीच, कि आप किस तक पहुंचना चाहते हो, किस ऑडियंस तक आप पहुंचना चाहते हो, किस एज के लोगों के पास आप पहुंचना चाहते हो, किस जेंडर, किस इनकम, किस लाइफस्टाइल, लोकेशन, ठीक है। और किन लोगों को मीडिया की हैबिट्स है, ये भी आपको डिटरमाइन करना है, ठीक है। और कौन सी मीडिया आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगी, ठीक है।
एग्जाम्पल, यंग पीपल आर मोर रीचेबल, कि जो यंग लोग होते हैं वो ज्यादा रीचेबल होते हैं थ्रू सोशल मीडिया। ओल्डर ऑडियंस में प्रेफर न्यूज़पेपर और टीवी। ठीक है। सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैंपेन, की कैंपेन का क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कि व्हाट इज द गोल, कि आपका गोल क्या है, ब्रांड अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन, सेल्स प्रमोशन, ये सब। ठीक है। फिर आता है डिफरेंट मीडिया सूट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, की हर एक मीडिया का एक अलग ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। टीवी किसके लिए होता है, आपको ब्रॉड अवेयरनेस के लिए। डायरेक्ट मेल अगर आप भेज रहे हैं तो वो आपके पर्सनलाइज्ड ऑफर्स के लिए है। ठीक है। बजट, बजट क्या है, हाउ मच मनी इज अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग, कि कितना पैसा अवेलेबल है एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है। इसमें आपको कुछ मीडिया जैसे कि टीवी, प्रिंट, ये सब क्या है, ये एक्सपेंसिव है। फिर आता है डिजिटल रेडियो कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव, ये सब क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये थोड़े आपको चीप पड़ते हैं, सस्ते पड़ते हैं। फिर आता है बजट लिमिट मीडिया ऑप्शंस एंड फ्रीक्वेंसी, फिर आपके पास बजट लिमिट्स मीडिया ऑप्शंस, बजट क्या करता है, मीडिया ऑप्शंस भी देता है आपको, फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी भी देता है। ठीक है। फिर आता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर क्या है प्रोडक्ट का। ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में नीड टू डिटेल, जो कि अगर आपके प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, तो आपको उसके लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देनी है। आप किसका यूज करें, प्रिंट मीडिया की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि आप उसमें एक ब्रॉड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है। फिर आता है प्रोडक्ट नीडिंग डिमोन्स्ट्रेशन, अगर आपके प्रोडक्ट को डिमोन्स्ट्रेशन की नीड है, कि आपको बताना है कैसे चलेगा, या फिर आपको उसके बारे में थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है, तो फिर क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कॉस्मेटिक जो चीजें होती है, ऐसी चीजें डेमोन्स्ट्रेशन की नीड होती है उनको, तो आप क्या जाओ, टीवी के थ्रू जाओ या फिर वीडियो के थ्रू जाओ। ठीक है। कन्वीनियंस प्रोडक्ट सूट मास मीडिया, अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो कन्वीनियंस है, वो कैसे भी यूज हो सकता है, तो आप मास मीडिया की तरफ जा सकते हो। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में नीड टारगेटेड मीडिया, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो इंडस्ट्रियल है, तो उसके लिए आपको टारगेटेड मीडिया की तरफ जाना है। ठीक है। कि जो भी टारगेट ऑडियंस है, जो भी चीज, जो भी लोग इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्टेड लोगों के पास। फिर आता है रीच एंड फ्रीक्वेंसी, आपकी रीच और फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, रीच आपकी क्या होनी चाहिए, नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू द एड। ठीक है। जितने भी नंबर एड्स को देख रहे हैं, जितने भी लोग एड्स को देख रहे हैं, वो आपकी होनी चाहिए, उतनी आपकी रीच होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हाउ ऑफन दे सी इट, कि कितनी बार लोग उस चीज को देख रहे हैं। ठीक है। व्यूज कितने हैं। मीडिया विद लार्ज रीच, मीडिया कैसी होनी चाहिए, विद लार्ज रीच के साथ साथ, जैसे कि टीवी, रेडियो वगैरह हो गए। मास मार्केटिंग, अदर्स फॉर नीच मार्केटिंग, और अदर्स है तो क्या होनी चाहिए उसके लिए, नीच मार्केटिंग का यूज कर सकते हो। फिर आता है ज्योग्राफिकल कवरेज, ज्योग्राफिकल कवरेज क्या है, ज्योग्राफिकल कवरेज, कवरेज में आप लोकली, रीजनली, नेशनली, इंटरनेशनली मार्केट वगैरह ये सब आपका आ जाता है। ठीक है। फिर आता है आउटडोर मीडिया एंड लोकल न्यूज़पेपर सूट, जो भी आपकी आउटडोर मीडिया होती है और आपके लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो लोकल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। ठीक है। इसमें टीवी का और डिजिटल कैन कवर वाइडर एरियाज, और जो टीवी और डिजिटल है वो वाइडर एरियाज में कवर हो सकता है। फिर है मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स, मीडिया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सुटेबिलिटी ऑफ मीडिया फॉर द मैसेज। ठीक है। क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए मैसेज के लिए, जिसकी विजुअल, ऑडियो और टेक्स्ट। प्रिंट गुड, प्रिंट कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और डिटेल इन्फॉर्मेशन। टीवी टीवी रेडियो गुड फॉर इमोशनल अपील, इमोशनल अपील के लिए टीवी और रेडियो बेस्ट है। कि आपको अगर कस्टमर को इमोशनली अट्रैक्ट करना है ना, तो आप टीवी के थ्रू जाओ, आप जितना वो विजुअली देखेगा ना, तो वो उतना इमोशनली क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। टाइमिंग और फ्लेक्सिबिलिटी, व्हेन शुड द एड रन, कि कब आपको ऐड चलानी है, कि किस टाइम पे ज्यादा लोग देख रहे हैं टीवी, तो आपको ऐड भी तभी चलानी है। तो वो क्या होता है, वो टाइमिंग होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सब मीडिया अलाउ क्विक चेंज, कुछ जो मीडिया है वो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं बहुत ज्यादा क्विक चेंजेस को डिजिटली। अदर नीड एडवांस प्लानिंग, जो जो अदर्स हैं उनको क्या क्या जरूरत होती है, एडवांस प्लानिंग की, जैसे कि प्रिंट और टीवी। ठीक है। कंपटीशन एंड मीडिया क्लटर, कंपटीशन और मीडिया क्लटर क्या होता है, अवॉइडिंग टू क्राउडेड मीडिया वेयर एड्स गेट लॉस्ट। ठीक है। जो भी ज्यादा क्राउडेड मीडिया वगैरह वाला एरिया है, तो आप क्या करो, आप अपनी एड्स को वहां पहुंचाना अवॉइड करो, और वहां पे आपकी एड्स एड्स क्या हो जाएंगी, गेट लॉस्ट हो जाएंगी, आप खो जाएंगी। ठीक है। मतलब लोग स्किप कर देते हैं, देखते नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा ओवरलोड होता है कंटेंट का, है ना। चूज मीडिया वेयर कॉम्पिटिटर्स आर लेस एक्टिव और बेटर विजिबिलिटी, अब वो मीडिया यूज करो जहाँ पे जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत कम एक्टिव हैं। ठीक है। जहाँ पे आपको कॉम्पिटिटर नहीं है जिस प्लेटफॉर्म पे, तो आप वहाँ अपनी एड रन कर सकते हो। ठीक है। बेटर विजिबिलिटी के लिए। विजिबिलिटी एंड फीडबैक, आप ऐसे मीडिया चैनल्स का यूज करो जहाँ पे जो लोग हैं वो क्या दे सके, अपनी फीडबैक भी दे सके। सब मीडिया अलाउ ट्रैकिंग रिजल्ट्स इजीली, डिजिटल अदर्स डोंट, बिलबोर्ड्स। मेजरेबल मीडिया हेल्प इन इवेलुएटिंग कैंपेन सक्सेस। ठीक है। फिर आता है मीडिया शेड्यूलिंग, मीडिया शेड्यूलिंग क्या होता है, मीडिया शेड्यूलिंग मींस डिसाइडिंग व्हेन एंड हाउ ऑफन एन एडवर्टाइजमेंट विल बी रन। ठीक है। कि आप मीडिया को तब कब शेड्यूल कर रहे हो, कि कब आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो रन होगा, कि कब होगा, कैसे होगा।
ठीक है, कितने बजे होगा, किस टाइम पे लोग जो ज्यादा इफेक्टिव होंगे देखने के लिए एड को, ठीक है, तो उस टाइम पे रन इन। फिर आता है द शेड्यूल अफेक्ट द रीच, फ्रीक्वेंसी एंड इम्पैक्ट। जो शेड्यूल किसको अफेक्ट करता है, रीच को, फ्रीक्वेंसी को और इम्पैक्ट को, ठीक है। टाइप ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग के क्या क्या टाइप है, कंटिन्यूस शेड्यूलिंग, ठीक है, आप जो एड्स क्या कर रहे हो, रन कर रहे हो स्टीडली एंड कॉन्टिन्यूसली, आप कॉन्टिन्यूसली और स्टीडली आप अपनी एड को रन कर रहे हो, ठीक है, ओवर अ पीरियड विदाउट ब्रेक्स, आप ब्रेक नहीं लगा रहे, आप एक मतलब आपका एक आपने एक फिक्स टाइम है आपका कि आप इस टाइम पे आप अपनी एड रन करोगे ही करोगे। ये किसके लिए बेस्ट होता है, प्रोडक्ट विद स्टीडी डिमांड, टूथपेस्ट और सोप, ठीक है, जो स्टीडी डिमांड है भाई ये तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, ये चीज आपको मतलब ये लोगों की बेसिक नीड है, ये चाहिए ही चाहिए लोगों को, तो आप इसके लिए क्या है, आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, स्टीडी है, ये ना तो कम होती है ना बढ़ती है, जितनी है उतनी ही रह रही है, चल रही है भाई, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, आपकी जो ऐड होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो आपकी कंटिन्यूस शेड्यूल पे होनी चाहिए, कि शेड्यूल पे आपको क्या, आपको ये ऐड चलानी है, ठीक है। फ्लाइटिंग शेड्यूल, फ्लाइटिंग शेड्यूल क्या होता है, एड्स रन टू intermittent intermittent burst with period of number advertising off and on। इंटरमिटेंट बस्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि अगर जैसे कि आप जैसे कुछ प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आपके जो प्रोडक्ट है वो कभी कभी चलते हैं, जैसे कुछ ऐड है जो कभी कभी चल रही है, लेकिन फिर आप क्या कर देते हो, बंद कर देते हो, फिर थोड़े टाइम बाद चलाते हो, ठीक है, जैसे कि कभी चला रहे हो और कभी नहीं चला रहे, ऑफ ऑन हो रहा है आपकी ऐड का। जैसे कि सीजनल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे दिवाली आने से एक महीना पहले जो ऐड होती है, वो दिवाली वाली जो ऐड होती है, वो कितनी ज्यादा चलती है, बर्स्ट हो रहा है उस ऐड का, मतलब भर भर के वही ऐड आ रही है, दिवाली की ऐड आ रही है, हर जगह देखो जहां देखो वही यही ऐड चल रही है, ठीक है। लेकिन क्या हो जाता है, जैसे ही दिवाली खत्म हो जाती है वैसे ही वो ऐड क्या हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है, आती ही नहीं है, तो वो क्या होता है आपका इंटरमिटेंट बस्ट, ठीक है। सीजनल प्रोडक्ट, जैसे कि सीजनल प्रोडक्ट वगैरह पे यूज होती है, आइसक्रीम वगैरह हो गई, ठीक है, हीटर्स वगैरह हो गए, एग्जाम्पल ले लो दिवाली वाली ऐड का भी, ठीक है, दिवाली ऐड। पल्सिंग शेड्यूलिंग, पल्सिंग शेड्यूलिंग क्या होता है, कंबाइंस कॉन्टिन्यूस एडवर्टाइजिंग विद पीरियोडिक बर्स्ट ऑफ हैवियर एक्टिविटी। पल्सिंग शेड्यूलिंग में क्या होता है, ये कंबाइन होता है, इसमें कंटिन्यूस एडवर्टाइजिंग भी हो रही है और पीरियोडिक बर्स्ट भी हो रहा है, ठीक है, हैवियर एक्टिविटी। जैसे कि प्रोडक्ट विद स्टीडी डिमांड बट सीजनल पीक्स, ठीक है, प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, स्टीडी है, मतलब चलता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे नहीं, डिमांड कम हो रही है, प्रोडक्ट की डिमांड है, और जब सीजनल पीक है तो तब क्या हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो रहा है, त्योहार वगैरह है, रक्षाबंधन वगैरह है, तब सीजनल क्या है, सीजनल है, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आता है बस्ट शेड्यूलिंग, बस्ट शेड्यूलिंग क्या है, बस्ट शेड्यूलिंग वेरी इंटेंस एडवर्टाइजिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड टू क्रिएट इमीडिएट इम्पैक्ट। क्या करता है ये, इमीडिएट इम्पैक्ट को क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है, ये एक बहुत ज्यादा इंटेंस एडवर्टाइजिंग होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, कोई स्पेशल प्रमोशन कर रहे हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, तो उसकी जो एड होंगी वो भर भर के दिखाएगा, फिर एकदम से अपने आप क्या हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी, मतलब धीरे धीरे, मतलब थोड़ी 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 ऐड आने लगेंगी, बहुत ज्यादा ऐड नहीं आएगी। फिर आता है अच्छा, आपकी जो यूनिट है ये यहीं खत्म होती है, अब आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी जो कि है यूनिट 4। यूनिट 4 दैट मीन्स एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। आप चाहो तो अभी आप ब्रेक ब्रेक ले सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, आप ब्रेक लेके फिर आप इस वीडियो को आगे को देखना, ठीक है। मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे तो पढ़ाना है, लेकिन आप ब्रेक ले सकते हो क्योंकि अभी बहुत ज्यादा देर हो गई है पढ़ते पढ़ते हम लोगों को, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है। अब आपकी 2 यूनिट रह गई है एंड मैं इसको भी जल्दी से जल्दी खत्म करके देन आप क्या कर सकते हो, आप अपना नोट्स बना लो, या फिर आप साथ साथ नोट्स बना लो, या तो या आप नोट्स परचेज कर लो, नोट्स बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, एकदम आपके ठीक है, नोट्स की जो प्राइस है आपको ये पूरी पीडीएफ मिलेगी, एंड जैसी सेम मैं आपको जो करा रही हूँ बिल्कुल सेम यही पीडीएफ होगी, कुछ मैं अलग करके नहीं दूंगी आपको, सेम यही पीडीएफ होगी, ठीक है, 79 रुपीज में, ओके। इसके बाद है यूनिट 4, यूनिट 4 एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं, रचनालय ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस, इवेल्युएटिंग कम्युनिकेशन एंड सेल्स इफेक्ट, प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। सबसे पहला है रचनालय ऑफ मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। इसका जो मीनिंग है रचनालय ऑफ एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस का मतलब है कि रीजन और जस्टिफिकेशन फॉर इवेल्युएटिंग हाउ वेल एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन परफॉर्म, कि क्या रीजन या फिर जस्टिफिकेशन क्या इवेल्युएट करने के लिए कि एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, किसके लिए, इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इट एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेजर वेदर एन एडवर्टीजमेंट इज सक्सेसफुल और नॉट। ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग आप कुछ कर रहे हो तो वो सक्सेसफुल नहीं है या फिर नहीं है, ठीक है। सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो वाई शुड वी मेजर इफ एन एडवर्टाइजमेंट इज वर्किंग, कि हम क्यों मेजर करें अगर एक एडवर्टाइजमेंट वर्क कर रही है तो, why is measuring advertising effectiveness important। अब नेक्स्ट टॉपिक है
कि क्यों एडवर्टाइजिंग अच्छा ये इसके साथ नहीं है, ये मैंने रेड से डाल दिया कि इसके साथ नहीं है, ये वाला टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है, ठीक है। व्हाई इज मेजरिंग एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस इंपॉर्टेंट, कि आपको जो एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस मेजर करना क्यों जरूरी है। टू चेक इफ एडवर्टाइजिंग गोल्स आर अचीव्ड, कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट गोल है वो आपको अचीव हुए या नहीं हुए, ठीक है। इंश्योर द एड क्रिएट्स इंटेंडेड इम्पैक्ट, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन और लाइक परचेज वगैरह हुई या नहीं हुई, ठीक है। इम्प्रूव फ्यूचर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, इससे क्या होता है, अगर हमें पता चल जाता है कि अगर हमारी एडवर्टाइजिंग थोड़ी सक्सेसफुल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स को उससे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, अपने पास्ट के रिजल्ट देख के। फिर आता है टू जस्टिफाई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, आपका जो एडवर्टाइजिंग में कितना जो भी खर्चा आया उसको भी जस्टिफाई करने के लिए ये आपकी हेल्प करता है, ठीक है। टू कंट्रोल एंड मैनेज कैंपेन इफेक्टिवली, आपका जो कैंपेन्स है, ठीक है, वो एफिशिएंटली कंट्रोल हो रहा है, मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको भी क्या करता है ये हेल्प करता है, ठीक है। अलाउ करता है एडजस्टमेंट वगैरह के लिए जो भी कैंपेन्स हो रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है, जो 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 किससे बचाता है, आपका वेस्टेज वगैरह ना हो, ठीक है, रिजल्ट आपको अच्छा आए। फिर है फिफ्थ है टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर रिएक्शन एंड बिहेवियर, कि आपको क्या करना है, अपने कस्टमर का रिएक्शन वगैरह या फिर बिहेवियर वगैरह एडवर्टीज वो अंडरस्टैंड करने के लिए तो हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट को मेजर करते हैं, ठीक है। टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एज को गेन करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ब्रांड क्या करता है, ब्रांड दैट अंडरस्टैंड द इफेक्टिवनेस, जो ब्रांड इफेक्टिवनेस को समझ रहा है वो क्या कर रहा है, उसकी एड क्या होगी, वो ज्यादा बेटरली कम्युनिकेट करेगी, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स से। फिर आता है इवेल्युएटिंग कम्युनिकेशन एंड सेल्स इफेक्ट, आप क्या कर रहे हो, इवेल्युएट कर रहे हो अपने कम्युनिकेशन और सेल्स इफेक्ट को। व्हेन एडवर्टाइजर्स रन कैंपेन्स दे वांट टू नो इफ देयर एड्स आर इफेक्टिव, कि जब एडवर्टाइजर्स क्या होते हैं, कैंपेन्स रन करते हैं, तो वो क्या जानना चाहते हैं कि जो उनके एडवर्टाइजमेंट्स है, एड्स है, वो क्या इफेक्टिवली रन कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। दिस इज डन बाय इवेल्युएटिंग टू मेन इफेक्ट, ये किससे कौन मतलब कब होता है ये, जब आप अपने दो इवेल्युएटिंग इफेक्ट को क्या कर देते हो, कर लेते हो। तो सबसे जो पहला है वो है कम्युनिकेशन इफेक्ट। कम्युनिकेशन इफेक्ट क्या कहता है, दिस मेजर्स हाउ वेल द एडवर्टीजमेंट हैज कम्युनिकेटेड द इंटेंडेड मैसेज टू द टारगेट ऑडियंस, ये क्या मेजर करता है कि आपका जो एडवर्टीजमेंट था वो कितने अच्छी तरह से अपनी आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंच चुका है, जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते थे वो मैसेज आपका एडवर्टाइजमेंट के थ्रू टारगेट ऑडियंस तक कितना अच्छे से पहुंचा है, ठीक है, कि लोगों को समझ आया है या नहीं आया। तो आपको इसमें क्या इवेल्युएट करना है, आपको अवेयरनेस इवेल्युएट करनी है कि जो भी आपने एड दी थी उससे पीपल अवेयर हुए हैं या नहीं हुए हैं, उन लोगों को ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में पता है या नहीं पता, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, या कंज्यूमर जो है उनको रिमेम्बर है, याद है ब्रांड या फिर जो भी प्रोडक्ट था उसके बारे में, अंडरस्टैंड कि क्या लोगों को अच्छे से मैसेज समझ आया या नहीं आया। नेक्स्ट है एटीट्यूड डिड द एड चेंज और इम्प्रूव कंज्यूमर्स फीलिंग्स और ओपिनियंस अबाउट द ब्रांड, की जो लोगों का एटीट्यूड वगैरह चेंज हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, कि जो भी मतलब आप जो लोग हैं वो प्रोडक्ट के बारे में जो पहले सोचते थे, क्या अब उसका थोड़ा ओपिनियन वगैरह चेंज हुआ या नहीं हुआ, लोगों की जो फीलिंग्स है वो कनेक्ट हुई है या नहीं हुई प्रोडक्ट से, ठीक है, ये सब चीजें चेक करना। फिर क्या आता है इंटरेस्ट और डिजायर, कि क्या जो कंज्यूमर है वो इंटरेस्टेड है, वो खरीदना चाहता है या नहीं चाहता प्रोडक्ट को, ठीक है। अब इसको मेजर कैसे करेंगे हम कम्युनिकेशन इफेक्ट को, ये तो था कि हमें मेजर करना क्या है, अब करेंगे कैसे, सर्वेस करके, ठीक है, इंटरव्यू लेके, एड वगैरह कॉल वगैरह करके लोगों को, ठीक है, इससे क्या हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग वगैरह बढ़ती है, ठीक है। फोकस ग्रुप्स और क्वालिटेटिव फीडबैक, आपको क्या करना है, वो ग्रुप्स वगैरह पे फोकस करना है, ठीक है। एक क्वालिटेटिव फीडबैक वगैरह आपको लोगों से लेनी है, ठीक है। आपको चेंजेस ट्रैक करने हैं कि क्या जो ब्रांड का जो परसेप्शन था लोगों के अंदर वो क्या चेंज हुआ है, तो आपको उन चेंजेस को क्या करना है, ट्रैक करना है, ठीक है। आपको ऐसे इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट सेल्स इफेक्ट। सेल्स इफेक्ट क्या कहता है, these measure the direct impact of advertising on sales performance and consumer buying behavior, ये क्या करता है, ये वाला जो मेजर है ये क्या करता है, ये डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है, ठीक है, किस पर, डायरेक्ट इम्पेक्ट करता है एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग का सेल्स परफॉर्मेंस वगैरह देख के, कि कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर से, कि कंज्यूमर क्या खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा, ठीक है, कितना खरीद रहा है, कितनी क्वांटिटी में खरीद रहा है, किसको कितनी नीड है उस चीज की। आपको इसमें क्या इवेल्युएट करने की जरूरत है, आपको अपनी कितना सेल्स में इंक्रीज हुआ है, कि जो आपकी एड थी वो हाइयर सेल्स हुई है पहले से, आपकी जो रेवेन्यू है वो बढ़ी है उससे, ठीक है, ये सब चीजें। फिर आता है मार्केट शेयर, कि डिड द ब्रांड गेन मोर मार्केट शेयर, कि आपका जो ब्रांड है उसने ज्यादा मार्केट गेन, कॉम्पिटिटर से ज्यादा मार्केट गेन हुआ उसका, ठीक है। फिर आता है
कस्टमर इंक्वायरीज की कितने कस्टमर आप इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, गेट द एड इंक्रीज कस्टमर कॉल की कस्टमर लोग ज्यादा कॉल कर रहे हैं आपको, प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, स्टोर पे विजिट कर रहे हैं, तो आपको उससे भी पता चल जाता है। ठीक है, फिर आता है परचेज इंटेंट कि कितने लोगों की इंटेंशन है परचेज करने की। ठीक है, कितने लोग ज्यादा इंटेंशन शो कर रहे हैं अपनी परचेज करने के लिए, ये सब चीजें। फिर आता है हाउ टू मेजर, आप मेजर कैसे करोगे अपनी सेल्स इफेक्ट को, आप अपने जो पास्ट का जो आपका सेल्स डाटा है उससे आप कंपेयर करोगे। ठीक है, कैंपेन होने के बाद आप क्या करोगे, अपने पास्ट सेल्स डाटा से आप प्रेजेंट वाले सेल्स डाटा को क्या करोगे, कंपेयर करोगे कि कैंपेन करने के बाद आपकी कितनी सेल्स इंक्रीज हुई। फिर आपको चेंजेस को क्या करोगे, एनालाइज करोगे। ठीक है, कि मार्केट स्टेटिस्टिक्स वगैरह के थ्रू। ठीक है, फिर आता है मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स, आप रिस्पॉन्स को क्या करोगे, मॉनिटर करोगे, जो भी रेट्स थे, प्रमोशनल ऑफर्स वगैरह, कूपन्स वगैरह आपने कितने वगैरह आपने वो किए, इशू की है, ये सब चीजें आप मॉनिटर करोगे। ट्रैकिंग लीड्स और इंक्वायरीज जनरेटेड फ्रॉम द एड, आप क्या करोगे, लीड वगैरह जो थी आपकी, कितनी इंक्वायरीज हुई है, कितनी लीड हुई है एड से। ठीक है, ये सब चीजें भी ट्रैक करोगे। फिर आता है नेक्स्ट, प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स। ये क्या होती हैं, ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम क्या करते हैं पहले और बाद में, एडवर्टाइजिंग होने से पहले और एडवर्टाइजमेंट होने के बाद करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग टेक्निक्स होती है ये। प्री टेस्टिंग टेक्निक क्या है, जो आप एड लॉन्च कर रहे हो उससे पहले अगर आप कुछ टेस्टिंग कर रहे हो तो वो क्या होती है, प्री टेस्टिंग टेक्निक। इसका पर्पस क्या होता है, टू प्रिडिक्ट हाउ वेल द एड विल परफॉर्म, कि आप प्रिडिक्टेशन कर रहे हो कि फ्यूचर में आपकी एड कैसे परफॉर्म करेगी और उससे क्या आपको ग्रोथ होगी। ठीक है, टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव द एड बिफोर इन्वेस्टिंग हेविली, कि आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है कि आप जो इन्वेस्ट ना करो, आप ज्यादा इन्वेस्ट करने से पहले आप पहले ही प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगा लो, ताकि आपकी जो एड हो वो क्या हो सके, इम्प्रूव्ड हो सके। ठीक है, कॉमन प्री टेस्टिंग मेथड्स, यहाँ पे कुछ मेथड्स है प्री टेस्टिंग करने के। तो सबसे जो पहला वाला जो टेक्निक है वो है फोकस ग्रुप, कि आपको किस ग्रुप पे आपको भेजना है, आपको फोकस होना चाहिए। ठीक है, कि उससे क्या आपका इमोशनल इम्पेक्ट आ रहा है, क्या क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, कौन सी अपील हो रही है, ये सब चीजें। इसमें आपको क्या करना है, स्मॉल ग्रुप डिस्कस द एड, जो स्मॉल ग्रुप्स होते हैं वो एड को डिस्कस करते हैं, फिर क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। ठीक है, कॉपी टेस्टिंग में कॉम्प्रिहेंशन और अट्रैक्टिवनेस होती है। ठीक है, मतलब छोटा होता है और अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, टेस्ट क्या करता है, इफ एड कॉपी इज क्लियर और अपीलिंग। ठीक है, स्टोरी बोर्ड एनिमेटिक्स, विजुअल वगैरह है, ऑडियो है, इफेक्टिवनेस वगैरह चीजें आप डाल के अपनी एड्स में। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रीव्यू रफ वर्जन ऑफ एड्स, आपको अपनी जो आपने जो भी विजुअल इफेक्ट डाले आप उसको प्रीव्यू कर लो, जो भी आपने रफ वर्जन बनाए हैं इसके। ठीक है, टुगेदर रिएक्शंस, अपने रिएक्शंस लेने के लिए। रीडेबिलिटी टेस्ट, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रिंटेड। ठीक है, प्रिंट जो भी आपकी प्रिंटेड्स है उसको भी क्या करना है, मेजर करना है कि कैसे इजीली, और जो भी इजीली जो ऑडियंस है वो रीड कर पाएगी मैसेज को। ठीक है, समझ पाएगी। ठीक है, ज्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ज्यादा टफ हिंदी टफ इंग्लिश नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए। ठीक है, और मतलब समझ आ जाए सामने वाले को, ऐसा होना चाहिए। रिकॉल टेस्ट इमीडिएट मैसेज वगैरह रिकॉल करना। ठीक है, चेक करना कि क्या पॉसिबल है लोगों को क्या रहे याद रही है देखने के बाद। ठीक है, ये सब चीजें देखना। फिर आता है पोस्ट टेस्टिंग टेक्निक्स क्या होता है, जब आप आपकी जो एड लॉन्च हो जाती है ना उसके बाद। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, कि मेजर करना जो एक्चुअल इफेक्टिवनेस है उससे मार्केट में, मतलब आपकी जो एड से एक्चुअल इफेक्टिवनेस मार्केट में कितनी जा रही है। अंडरस्टैंड करना किस चीज को, इम्पैक्ट ऑन अवेयरनेस, कि आपकी अवेयरनेस पे कितना इम्पैक्ट आया है, एटीट्यूड्स लोगों का कितना चेंज हुआ है, सेल्स वगैरह में कितना चेंज आया है, ये सब चीजें अंडरस्टैंड करना। ठीक है, इसके जो कुछ कॉमन मेथड्स हैं प्री टेस्टिंग के, पोस्ट टेस्टिंग के, जो सबसे पहला है रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। रिकॉल एंड रिकॉग्निशन क्या मेजर करता है, ये हाउ वेल कंज्यूमर रिमेंबर द एड, की कितनी कितनी तरह से लोग अपनी एड, जो आपकी एड है उसको याद रख पा रहे हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है, सर्वे आस्क इफ द एड और ब्रांड इज रिमेम्बर्ड, कि आपको सर्वे करवाना है उसके लिए कि आपको क्या ये जो ब्रांड है ये याद है या नहीं है। इसके बाद आता है एटीट्यूड टेस्ट, चेंज इन कंज्यूमर परसेप्शन, ये कंज्यूमर के परसेप्शन को चेंज कर देता है। ठीक है, कि आपका जो पहले कंज्यूमर सोचता था प्रोडक्ट के बारे में, क्या अभी वो सेम थिंकिंग है उसकी। ठीक है, मेजर शिफ्ट इन फीलिंग्स और ओपिनियंस अबाउट द ब्रांड। सेल्स एनालिसिस की, क्या आपकी सेल्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कितनी आपकी सेल्स बढ़ रही है, आपने जो कैंपेन्स था उसके उससे पहले आपकी कितनी सेल्स थी और अब कितनी है। ठीक है, मेजर शेयर एनालिसिस, आपको जो मार्केट शेयर एनालिसिस करना है। ठीक है, आपको स्टेटिस्टिक्स के थ्रू ब्रांड चेंजेस इन ब्रांड्स और मार्केट शेयर, आपको अपने कॉम्पिटिटर से क्या करना है, कंपेयर करना है अपनी ब्रांड को। ठीक है, ट्रैक ब्रांड्स पोजीशन रिलेटिव टू
कॉम्पिटिटर्स। इंक्वायरी ट्रस्ट कस्टमर रिस्पॉन्स और इंक्वायरी जनरेटेड, आपको कस्टमर के रिस्पॉन्स को और जो भी इंक्वायरी जनरेट हुई है उस सब चीज को कलेक्ट करना है। ठीक है, आपको रिस्पॉन्सेस काउंट करने हैं कि कितने कॉल्स वगैरह आए, कितने विजिट्स हुए, ठीक है, कितने कूपन रिडम्पशंस हुए। ठीक है, ट्रैकिंग स्टडीज का ट्रैक करना। ठीक है, कि जो भी अवेयरनेस चल रही है, ऑनगोइंग अवेयरनेस कि एटीट्यूड वगैरह, बिहेवियर वगैरह, इस सबको ट्रैक करते रहना। आपको रेगुलर क्या करना है, सर्वे करना है ड्यूरिंग द कैंपेन, कैंपेन के टाइम पे। ठीक है, जो क्या करता है, आपको चेंजेस को क्या कर रहे हो, आप उसको मॉनिटर कर रहे हो। अब आपकी फोर्थ यूनिट आपकी यही खत्म हो जाती है। अब आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है यहाँ से, यूनिट 5, ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स। अब आपका 1.5 घंटा हो चुका है। ठीक है, तो अब शायद ये पूरे 2 घंटे में हो जाएगी आपकी यूनिट कवर। तो अब आपका मैं ये वाला नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज यूनिट 5, ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स में जो जो मैंने टॉपिक कवर किए हैं, विच इज जो भी आपके सिलेबस में है वो सारे टॉपिक्स हैं इसमें भी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, उसका रोल, उसके टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, फिर आता है एजेंसी रेम्यूनरेशन के मेथड्स, सोशल, एथिकल और लीगल एस्पेक्ट्स एडवर्टाइजिंग के इंडिया के अंदर जो भी है, रोल एडवर्टाइजिंग का, स्टैंडर्ड काउंसिल। ठीक है, ये इसके बाद है रिसेंट डेवलपमेंट्स, और जो भी अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट्स आए हैं, क्या क्या इशू चल रहे हैं एडवर्टाइजिंग में रिसेंटली, वो सब। ठीक है, यूनिट 5 का आपका नेम है ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, तो आप इसको जरूर करके जाना। आप चाहे कोई यूनिट अगर आपका छोड़ने का मन है, वैसे छोड़ने का कोई पॉइंट बनता नहीं है, क्योंकि अगर आपको 2 घंटे में आपको सारा यूनिट मिल रहा है करने के लिए, तो आप कर सकते हो, आप 2 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, माना आप 2 घंटे कॉन्टिन्यूसली नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब आप पूरे सेमेस्टर नहीं पढ़ रहे तो आप 2 घंटे लग के कैसे ही बैठ जाओगे। मैं टोटली एग्री करती हूँ कि नहीं बैठ सकते, और आप ब्रेक्स ले लेके कर सकते हो। ठीक है, तो ये कोई बहाना मत बनाना कि नहीं ये लास्ट यूनिट है तो छोड़ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो आप इसको मत छोड़ना। ठीक है, फिर आता है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी और उसका मीनिंग। एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी is specialized firm that helps businesses plan, create and execute। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड फर्म है। ठीक है, जो क्या करती है, बिजनेसेस को हेल्प करती है प्लान करने में, क्रिएट करने में, एग्जीक्यूट करने में। कि आपने कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी, आपका बिजनेस है और आपने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अपना काम दे दिया कि आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको प्लान करना है, क्रिएट करना है और एग्जीक्यूट भी आपको ही करना है। जो भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन होंगे वो सब भी आपको ही करने हैं। तो ये एक स्पेशलाइज्ड फर्म होती है एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द कंपनी, क्लाइंट एंड द टारगेट ऑडियंस। ठीक है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है उसके लिए उसके क्लाइंट कौन होते हैं, कंपनी। जो भी आपके लिए जो भी एडवर्टाइजिंग करवा रहा है अपने प्रोडक्ट का, वो कौन होगा, वो क्लाइंट होगा। ठीक है, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए ये ऐसे एक्ट करता है। ठीक है, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी का क्या रोल है, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट की नीड को क्या करना, समझना। ठीक है, स्टडी द क्लाइंट्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब जो भी क्लाइंट का प्रोडक्ट है उसको स्टडी करना। ठीक है, टारगेट मार्केट की स्टडी करना, ऑब्जेक्टिव्स की स्टडी करना, ये सब चीजें। फिर आता है प्लानिंग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। फिर आप क्या करो, अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी का प्लान करो, अपने मैसेज को डेवलप करो, मीडिया को चूज करो, आपको किसके थ्रू आपको ये एडवर्टाइज मैसेज कन्वे करवाना है। ठीक है, शेड्यूल कैंपेन्स वगैरह, अपने कैंपेन्स को शेड्यूल करो। ठीक है, कि किस टाइम पे आप अपने कैंपेन्स करोगे। क्रिएटिव डेवलपमेंट। क्रिएटिव डेवलपमेंट में क्या है, आपको डिजाइन ऐसे कैची लगाने हैं। ठीक है, कॉपी वगैरह के जो एड हैं। ठीक है, विजुअल्स वगैरह, जिंगल, स्लोगन्स एक्सेट्रा, टैगलाइंस वगैरह, ये सब। मीडिया प्लानिंग और बाइंग। मीडिया प्लानिंग एंड बाइंग में क्या है, सिलेक्ट द बेस्ट टीवी मीडिया। आपको बेस्ट मीडिया सिलेक्ट करनी है कि आप टीवी पे करोगे, डिजिटली करोगे या प्रिंट वगैरह से कैसे करोगे, ये सब आपको जो भी आपके लिए बेस्ट है वो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और फिर क्या करना है, आपको नेगोशिएट करना है कॉस्ट इफेक्टिव डील्स के साथ। फिर है कैंपेन एग्जीक्यूशन। आपको क्या करना है, जो भी कैंपेन है उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इंश्योर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एड कैंपेन। जो भी आप कैंपेन कर रहे हो वो क्या हो, एक स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो उसकी। इवेल्युएशन एंड फीडबैक, मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द एड एंड सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स। आपको क्या करना है, इफेक्टिवनेस को जो भी है मेजर, उसको मेजर करना है। फिर क्या करना है, आपको एक सजेस्ट करना है कि जो भी इम्प्रूवमेंट्स आप उसमें कर सकते हो वो भी आपको सजेस्ट करना है। फिर आता है पब्लिक रिलेशन एंड ब्रांडिंग। पब्लिक रिलेशन एंड ब्रांडिंग में आपको क्या करना है, पूरी सर्विस को, इन फुल सर्विस एजेंसीज हेल्प बिल्ड द ओवरऑल ब्रांड इमेज को ओवरऑल इम्प्रूव करना है। ठीक है, पॉजिटिव पब्लिक रिलेशंस को क्या करना है, मेंटेन करना है। फिर आता है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहला, फुल सर्विस एजेंसी। फुल सर्विस एजेंसी क्या होती है, वो क्या ऑफर करती है, कंप्लीट सर्विस ऑफर करती है, जिसमें स्ट्रेटेजी भी वही बनाती है,
क्रिएट सब कुछ क्रिएट खुद कर रही है, मीडिया वगैरह सब सिलेक्ट कर रही है, डिजिटली ले रही है, पीआर वगैरह भी सब कुछ क्या कर रही है, एक एजेंसी, आप सब कुछ काम एक एजेंसी से करा रहे हो, तो उसको कहते हैं फुल सर्विस एजेंसी। फिर आता है क्रिएटिव बुटीक। क्रिएटिव बुटीक क्या होता है, ये स्पेशलाइज होते हैं किसमें, जो भी क्रिएटिव डिजाइन वगैरह बनाने के लिए, मैसेज वगैरह डेवलपमेंट के लिए, अपनी आपको एडवर्टाइजमेंट की जैसे प्रिंट वगैरह बनवाना है, क्रिएटिवनेस उसमें कुछ चाहिए, तो आप उसके लिए इनको अपॉइंट कर सकते हो। फिर आता है मीडिया बाइंग एजेंसी। मीडिया बाइंग एजेंसी कौन सी होती है, ये फोकस करती है जो मीडिया वगैरह है, मीडिया स्पेस को परचेज करने में, ठीक है, क्लाइंट्स वगैरह के टाइम को, ये सब चीजें। फिर आता है डिजिटल इंटरेक्टिव एजेंसी। डिजिटल इंटरेक्टिव एजेंसीज क्या होती हैं, ये स्पेशलाइज होती हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में, ठीक है, जैसे कि एसएमएम हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, एसईओ हो गई, ठीक है, सोशल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस जो होते हैं, फिर पीपीसी हो गया आपका, वेब कंटेंट हो गया, ये सब आपके डिजिटल इंटरेक्टिव एजेंसी के अंदर आता है। फिर आता है इन हाउस एजेंसी। इन हाउस एजेंसी में आपको ये कौन ओन करता है, एक कंपनी ऑपरेट करती है खुद से, ठीक है, जो क्या करती है, हैंडल्स करती है ओनली दैट कंपनी, दैट जो कंपनी के सिर्फ एड को हैंडल करती है, ठीक है, ये होती है इन हाउस एजेंसी। फिर आता है स्पेशलाइज्ड एजेंसी। स्पेशलाइज्ड एजेंसी फोकस ऑन स्पेसिफिक सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर वगैरह पे, ठीक है, अगर आप स्पेशलाइज जैसे, उनका जैसे एक मोटिव होगा कि हम सिर्फ हेल्थ केयर के आपको वो देंगे, हेल्थ केयर एडवर्टीजमेंट के आपको हम वो देंगे, ओपिनियन देंगे, ठीक है, और या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो गई, कुछ पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग हो गई, तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती है, उनका एक कैटेगरी होती है उनकी अपनी अलग से, ठीक है। फिर आता है फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। क्या क्या फैक्टर्स है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को सिलेक्ट करने के। सबसे पहला एक्सपीरियंस और रेपुटेशन, कि उसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का कितना एक्सपीरियंस है, उसकी कितनी रेपुटेशन है, ठीक है, आपको क्या करना है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड और क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट, की मार्केट के अंदर उसकी कितनी क्या रिकॉर्ड है, क्या क्रेडिबिलिटी है, ठीक है, क्रिएटिव कैपेबिलिटीज की कितनी क्रिएटिव कैपेबिलिटीज है, हम उसके पास्ट कैंपेन देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या उन्होंने पहले भी उन्होंने जो काम किया था उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों के अंदर, ठीक है, तो वो सब चीजें, उनकी पास्ट वगैरह के कैंपेन्स वगैरह को देख के, इनोवेटिव आइडियाज के अंदर कितना इनोवेशन है उनके, ये सब चीजें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस, ठीक है, कि जो क्लाइंट का बिजनेस है उसको कितने अच्छे से जानते हैं, नॉलेज अबाउट द क्लाइंट्स इंडस्ट्री एंड कस्टमर बेस, की क्लाइंट की जो इंडस्ट्री है आप उसके बारे में कितना जानते हो, कस्टमर के बेस के बारे में आपको कितना पता है, कि कस्टमर को भी क्या पसंद है। मीडिया एक्सपर्टीज, की कौन मीडिया में कितना ज्यादा एक्सपर्टीज है, ठीक है, कोई मतलब एक अच्छा प्लान वगैरह बनाने में, इफेक्टिव मीडिया वगैरह खरीदने में, ठीक है, अब इफेक्टिव है, मैसेज भी अच्छे से कन्वे हो रहा है, और चीपली भी आप थोड़ा सस्ते में भी खरीद के दे रहे हो, ठीक है, इंटरमीडिएरीज बन के, तो सब क्या होता है, मीडिया एक्सपर्टीज वगैरह में आता है। फिर आता है बजट कंपेटेबिलिटी। बजट कंपेटेबिलिटी में आता है सर्विस अफोर्ड, कि आप कौन सी सर्विस अफोर्ड कर सकते हो कंपनी के बजट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आता है क्लाइंट सर्विस एंड कम्युनिकेशन। क्लाइंट की सर्विसिंग कैसी है और कम्युनिकेशन कैसी है, कि वो कितनी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कितने अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं क्लाइंट्स के साथ, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी एंड रिपोर्टिंग। ट्रांसपेरेंसी की कितना ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, कितना आप लोगों को रियलिटी दिखा रहे हो, ठीक है। इसमें क्या है, क्लियर बिलिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। एजेंसी रेम्यूनरेशन मेथड। एजेंसी रेम्यूनरेशन मेथड क्या कहता है, एजेंसी रेम्यूनरेशन का मतलब है कि आप रेफर्स टू द डिफरेंट वेज इन विच एडवर्टाइजिंग एजेंसी आर कंपनसेटेड, कि कितने अलग अलग तरीकों से एडवर्टाइजिंग एजेंसी कंपनसेट होती हैं अपने क्लाइंट्स के थ्रू, ठीक है, और अपने वर्क के थ्रू, ठीक है। सबसे पहला है कमीशन बेस्ड मेथड, कि उन लोग की वो लोग अपने चार्जेस तो ले रहे हैं, उसके अलग से क्या कमीशन वगैरह भी है कुछ, तो जैसे कि कमीशन बेस्ड है, आप कमीशन के बेस पर कंपनसेशन ले रहे हो, या कोई और बेसिस है, ठीक है, जैसे कि फ्री बेस्ड मेथड है, फी बेस्ड मेथड है, आप फी चार्ज कर रहे हो, आप घंटे के चार्ज कर रहे हो, या फिर आप अपने परफॉर्मेंस के बेस पे चार्ज कर रहे हो, ठीक है, ऐसे कुछ इसके एग्जांपल्स है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कमीशन बेस्ड, कि आप कमीशन चार्ज कर रहे हो, कि आपको कितना ग्रोथ हो रहा है, आपको जितना ग्रोथ हो रहा है उसका हम इतना परसेंटेज लेंगे, तो वो कमीशन बेस्ड मेथड होता है, ठीक है। द एजेंसी रिसीव्स अ फिक्स्ड परसेंटेज यूजुअली, जैसे कि 15% ऑफ द मीडिया स्पेंडिंग बाय द क्लाइंट, जितना भी आप मीडिया पे क्लाइंट जितना भी स्पेंड कर रहा है उसका 15% हम क्या करेंगे, आपसे चार्ज करेंगे। जैसे कि क्लाइंट जो है वो स्पेंड कर रहा है कितना, 10 लाख रुपए टीवी एड्स पे, ठीक है, तो एजेंसी कितना अर्न करेगी, उसका 15%, विच इज 1,50,000 एज कमीशन। इसके मेरिट क्या है, ये सिंपल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इनकरेज मोर मीडिया प्लेसमेंट, और मोर मीडिया प्लेसमेंट को क्या करता है, इनकरेज करता है। इसका डीमेरिट क्या है, मे लीड टू फोकस ऑन मीडिया बाइंग, ये किस पे फोकस करता है, ज्यादातर मीडिया बाइंग पे ही फोकस करता है, क्रिएटिविटी से ज्यादा, ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर डिजिटल, सुटेबल के लिए बिल्कुल भी ये डिजिटल के लिए बिल्कुल भी ये सुटेबल नहीं है, ठीक है। इसका जो इसमें क्या है, लो स्पेंड कैंपेन्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज फी बेस्ड मेथड। फी बेस्ड मेथड, इसको सर्विस फीस भी बोलते हैं, कि आप अपनी सर्विसेज की फीस चार्ज कर रहे हो, तो ठीक है।
तो वो होता है फी बेस्ड मेथड। व्हाट इट इज, ये क्या होता क्या है, ठीक है। द एजेंसी इज पेड अ फिक्स्ड फी और रिटेनर, कि एक एजेंसी क्या कर रही है, पे कर रही है फिक्स्ड फी और रिटेनर फॉर अ डिफाइंड सेट, ठीक है, ऑफ सर्विसेज। अपनी सर्विसेज का एक डिफाइंड सेट है उनका, ठीक है। ये क्या कर रही है, जो भी एड स्पेंड है उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप एक फिक्स्ड फी चार्ज कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल 50,000 पर मंथ फॉर स्ट्रेटेजी डिजाइन मीडिया प्लानिंग, आप ऐसे महीने का इतना चार्ज कर रहे हो, तो ऐसे क्या हो जाती है, ये फी हो जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके मेरिट्स पे। मेरिट्स मेरिट्स क्या होती है, इसकी प्रिडिक्टेबल होती है, इसकी कॉस्ट मतलब कंपनी को पता होता है कि क्या कॉस्ट लगेगी, क्योंकि जब आप अपने एडवर्टाइजिंग का आपको पता है कि फिक्स्ड वो एक अमाउंट मांग रहे हैं, तो आप अपनी कॉस्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हो उससे, ठीक है। फोकस ऑन क्वालिटी, क्वालिटी पे फोकस करता है, कि ये उस पर फोकस नहीं करेगा कि सिर्फ एड पे कितना स्पेंड कर रहे हो, क्वालिटी पे फोकस करता है। इसके डीमेरिट क्या है, मे नीड फ्रीक्वेंट री नेगोशिएशन, इसमें आप रीनेगोशिएशन बहुत फ्रीक्वेंट रहता है, कि आप बात बात पे ऐसे नेगोशिएट करते रहते हो, ठीक है। कैन मिस आउट ऑन परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, ठीक है, क्या होता है कि आप कोई परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव को क्या कर देते हो, मिस हो जाता है इसमें, ठीक है। आवरली बेस्ड चार्ज, कि घंटों से भी कुछ ऐसे कुछ घंटों के चार्जेस कोई लगा रहा है, तो वो क्या होता है कि एजेंसी क्या कर रही है, एजेंसी चार्जेस बेस्ड ऑन टाइम स्पेंड, कि कितना टाइम वो स्पेंड कर रही है, वो उस पर चार्ज करती है, कि एक प्रोजेक्ट पे उसको जितना टाइम लग रहा है वो उतना चार्ज करेगी, ओपन विद डिफरेंट रेट्स। उसके डिफरेंट रेट्स हो सकते हैं हर एक रोल के लिए, ठीक है, जैसे कि डिजाइनर, कॉपी राइटिंग, इन सब के लिए। इसके मेरिट क्या है, प्रिसाइज बिल, बिल कैसा रहता है, प्रिसाइज रहता है, बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट है, ठीक है, कंसल्टिंग प्रोजेक्ट वगैरह के लिए बेस्ट है। इसके डीमेरिट क्या है, एक्सपेंसिव हो सकता है ये, रिक्वायर्ड डिटेल टाइम ट्रैकिंग, ठीक है, अगर जैसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो, और टाइम बढ़ रहा है तो जितना टाइम बढ़ेगा उतना एक्सपेंस बढ़ेगा हमारा, तो ये बहुत ज्यादा महंगा भी हो सकता है हमारे लिए, ठीक है। फोर्थ है परफॉर्मेंस बेस्ड मेथड, की आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे एजेंसी इज पेड बेस्ड ऑन रिजल्ट अचीव्ड, कि कितना, जब आप क्या कर सकते हो, जब आपका रिजल्ट आ जाए आप तब पे कर दो, ठीक है। लाइक जैसे कि सेल्स इंक्रीज हो रही है, क्लिक्स और कन्वर्जन, ऐसे चीजों पे क्या हो सकती है, आप पे कर सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस के बेस पे ले सकते हो, ठीक है। मेरिट मोटिव्स हाई परफॉर्मेंस और फेयर टू बोथ पार्टीज, ठीक है, दोनों पार्टीज के लिए फेयर होता है, ठीक है। और और क्या होता है कि एक हाई परफॉर्मेंस वगैरह मोटिवेट करता है कि आप परफॉर्मेंस अपना अच्छा करो, कि जितना अच्छा आपके लिए आपका परफॉर्मेंस होगा, और उतना आप क्या करोगे, फिर आपका जो अमाउंट पैसे मिलेंगे आपको वो भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। डीमेरिट हार्ड टू एट्रीब्यूट सक्सेस प्योरली टू एडवर्टाइजिंग, ठीक है, थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको सक्सेस मिले एडवर्टाइजिंग में, ठीक है। रिस्क फॉर द एजेंसी, एजेंसी के लिए बहुत ज्यादा रिस्क है। फिफ्थ है इंसेंटिव बेस्ड मेथड। इंसेंटिव बेस्ड मेथड क्या है, कि इसमें क्या मिलती है आपको, जैसे कि बेस फी मिलेगी, फिर इसके साथ में आपको परफॉर्मेंस का भी बोनस मिलेगा, ठीक है। इफ कैंपेन गोल्स आर एक्सीडेड, मेरिट्स है इसके मिक्स्ड एबिलिटी विद मोटिवेशन, मोटिवेशन ज्यादा होता है कि हम अगर अच्छा करेंगे तो हमें उसका बोनस मिलेगा, ठीक है, तो इसमें मोटिवेशन है। इनकरेज लॉन्ग टर्म कोलेबोरेशन को क्या करता है ये, इनकरेज करता है। फिर आता है कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड क्या होता है, एजेंसी पेड एक्चुअल एक्चुअल कॉस्ट, कि एजेंसी को क्या हमें पे करना पड़ता है, एक्चुअल कॉस्ट पे करना पड़ता है, अ फिक्स्ड मार्जिन और प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, एक फिक्स्ड मार्जिन और एक प्रॉफिट परसेंटेज की जो भी प्रॉफिट है। इसके मेरिट क्या है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, फेयर होता है, suited फॉर लार्ज प्रोडक्शन प्रोजेक्ट, अगर आप लार्ज प्रोडक्शन प्रोजेक्ट है आपका तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा suited है। फिर आता है सोशल एथिकल लीगल लीगल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। फिर इसका सोशल और एथिकल और लीगल एस्पेक्ट क्या है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला, एडवर्टाइजिंग इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर के बिहेवियर को क्या करता है, ये इन्फ्लुएंस करता है, एंड पब्लिक ओपिनियन, सो इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, ट्रुथफुल एंड लॉफुल इन इंडिया। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रुथफुल और लॉफुल के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है। वेरियस गाइडलाइंस एंड लॉज इंश्योर, बहुत सारी गाइडलाइंस और बहुत सारे लॉज आए हैं इंडिया के अंदर इसके लिए, एडवर्टीजमेंट्स के लिए, ठीक है। जो क्या फॉलो करता है, सोशल नॉर्म्स, एथिकल कंडक्ट और लीगल कंप्लायंस। सबसे पहला है सोशल एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का जो सोशल एस्पेक्ट क्या है, ये किससे रिलेट करता है, कि कैसे एडवर्टाइजिंग आपकी सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। इसके पब्लिक एटीट्यूड्स क्या है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, कि ये अवेयरनेस बढ़ा रहा है, ठीक है, कंज्यूमर को एजुकेट कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में, सोशल चेंजेस को प्रमोट कर रहा है, जैसे कि स्वच्छ भारत हो गया, बेटी बचाओ एड्स हो गई, ये सब,
ठीक है, फिर क्या आता है, अब इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। ठीक है, ये क्या करता है, मटेरियलिज्म प्रमोट कर रहा है, अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल को बता रहा है। जैसे कि हम एडवर्टीजमेंट से किसी सेलिब्रिटी को अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो क्या रियलिटी है, क्या रियलिटी में वो सेलिब्रिटी वो चीजें यूज करते हैं, तो ये अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है। स्टीरियोटाइप होता है, जेंडर रोल्स वगैरह, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कि आपने एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि लड़की गोरी ही होनी चाहिए, तो लड़के क्या उसको अटेंशन नहीं देंगे। तो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि गोरी लड़की मेल अटेंशन, अगर लड़की गोरी नहीं तो मेल अटेंशन नहीं। तो पहली बात तो कि अगर लड़की चाहे गोरी हो चाहे काली हो, उसे मेल अटेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या आपने एक ब्यूटी स्टैंडर्ड ऐसे बना दिए, जेंडर रोल्स आपने ऐसे दे दिए कि लड़की है तो घर का काम करेगी। आप ऐसे जेंडर रोल्स को आप क्या कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, स्टीरियोटाइप कर रहे हो, जो पेट्रियार्की है उसको बढ़ावा मिल रहा है इससे। ठीक है, इक्वालिटी नहीं आ रही, फेमिनिज्म नहीं बढ़ रहा। तो ये क्या होता है, ये स्टीरियोटाइप बहुत ज्यादा होता है। टारगेटिंग वल्नरेबल ग्रुप्स को क्या करता है, टारगेट करता है, जैसे कि चिल्ड्रंस हो गए, रूरल पीपल हो गए, गांव वगैरह के लोग हो गए। ठीक है, ओवर एम्फेसिस ऑन कंज्यूमरिज्म। ठीक है, ये क्या करता है, जो कंज्यूमरिज्म है उस पे क्या करता है, ओवर एम्फेसिस करता है कि रियल नीड्स वगैरह, क्या ओवर रियल नीड्स से ज्यादा जो फेक नीड्स है उन पे फोकस करता है। एथिकल एस्पेक्टिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, इसका एथिकल एस्पेक्ट क्या है, एथिकल रेफर्स टू मोरल प्रिंसिपल्स दैट गाइड द कंटेंट एंड इंटेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट। जो क्या गाइड करता है कि कंटेंट और क्या इंटेंशन है एडवर्टीजमेंट की। ठीक है, सबसे पहला है इसका कॉमन एथिकल इशू है इंडिया के अंदर, मिसलीडिंग क्लेम्स। ठीक है, ये क्या करता है, एग्जीगरेट कर देता है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन को इतना ज्यादा बढ़ा के, इतना ज्यादा बड़ा चढ़ा के बता देता है ये इस चीज को। तो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेनिफिट्स के बारे में लोगों को पता ही नहीं चलता, ये मिसलीडिंग है थोड़ा। ठीक है, सरोगेट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सरोगेट के अंदर क्या है, ये इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग करता है। ठीक है, जो भी बैंड प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली एडवर्टीज कर रहा है, जैसे कि लिकर शोन है सोडा। ठीक है, आपको लिकर को कैसे एज अ सोडा दिखा रहे हो, तो ये कह रहा है वो एक सरोगेट एडवर्टाइजिंग है, जो चीज बैंड है आप उसको क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट उससे एडवर्टाइजिंग करवा रहे हो। सेक्सुअल कंटेंट, ऑब्सेंसिटी। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, इन अप्रोप्रिएट विजुअल्स का यूज कर रहे हो अटेंशन ग्रैब करने के लिए। बेसिकली that what I'm trying to convey in sexual content, कि आप ऐसे जो आप परफ्यूम्स वगैरह की एड दिखाते हो, क्या परफ्यूम्स वगैरह हम इसीलिए लगाते हैं कि आप जो अटेंशन है, मेल अटेंशन है, फीमेल अटेंशन है, उसको ग्रैब करने के लिए? नहीं, ये रियलिटी नहीं है, पर आप क्या दिखा रहे हो, इनएप्रोप्रिएट चीजें दिखा रहे हो। इससे बच्चे ये चीजें सोच रहे हैं। अगर छोटे बच्चे ये एड्स देख रहे हैं तो उनको क्या लगता है कि अगर मैं परफ्यूम लगा के या ऐसे स्कूल जाऊंगी या ऐसे स्कूल जाऊंगा तो मेरी जो क्रश है या मेरा क्रश है मेरे से बात करेगा। ठीक है, बट ऐसा इन रियलिटी में नहीं होता। परफ्यूम लगाने से कोई अट्रैक्ट नहीं होता है कि परफ्यूम लगा रहे हो तो इसका मतलब आप अच्छे हो, इसका मतलब आपके जो क्रश है आपसे इम्पेक्ट हो रहा है, वो अभी आपके प्रपोज कर देगा कि आओ मुझसे शादी कर लो। भाई क्या क्या चीजें, क्या एकदम फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप लोगों को। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा क्या एक गलत चीजें, इनअप्रोप्रिएट विजुअल्स लोगों के माइंड में चल रहे हैं। ठीक है, फिर आता है सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट मिसयूज। सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट मिसयूज, जैसे कि सिलेब्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे हैं जो कि दे डोंट यूज, और दे जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, और वो लोग यूज भी नहीं करते उन प्रोडक्ट्स को, लेकिन वो हार्मफुल है, उन्हें पता है, वो तब भी ऐसे प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, एडवर्टीज करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है। ठीक है, फिर आता है कल्चरल इंसेंसिटिविटी। कल्चरल इंसेंसिटिविटी क्या होता है कि आप एड से क्या कर रहे हो, आप रिलीजियस या फिर रीजनल सेंटिमेंट्स को क्या कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो। फिर आता है चिल्ड्रन इन एडवर्टाइजिंग, unethical manipulation of children और यूज ऑफ चाइल्ड एक्टर्स इन हार्मफुल वेज। ठीक है, आप हार्मफुल वेज में कुछ अनएथिकल मैनिपुलेशन वगैरह कर रहे हो, बच्चों का यूज कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये सब चीजें। फिर आता है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इन इंडिया। एडवर्टाइजिंग का इंडिया के अंदर क्या लीगल एस्पेक्ट है। देयर आर सेवरल लॉज एंड रेगुलेटरी बॉडीज दैट कंट्रोल एडवर्टाइजिंग कंटेंट इन इंडिया, जो एडवर्टाइजिंग कंटेंट को क्या करता है इंडिया के अंदर, कंट्रोल करता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लीगल रेगुलेशंस है जो हमारे इंडिया के अंदर है। तो सबसे पहला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को। ठीक है, जो भी अनफेयर हो रहा है, रियलिटी में आप हो कुछ और दिखा कुछ और रहे हो, तो वो उस चीज से क्या करता है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है।
फिर आता है ड्रग्स एंड मैगिक रेमेडीज। ये क्या होता है? ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954। इसमें क्या है कि जो भी एड्स है, जो ऐसे प्रोडक्ट को एड आ रही है जो क्या क्लेम कर रही है, कुछ मैजिकल क्रूज वगैरह, ऐसी इन चीजों को क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। ठीक है। केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 में लिखा है कि ऐसा आप कंटेंट टीवी पे चलाओगे, ठीक है, कंटेंट जो मतलब कौन क्या कंटेंट आप टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट में चलाओगे, ये इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। फिर आता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट क्या कहता है कि आप जो फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, फूड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, वो चीजें आप नहीं पहुंचा सकते लोगों के पास, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं। द एम्बुलेंस एंड नेम्स प्रिवेंशन एक्ट की एम्बुलेंस और नेम प्रिवेंशन एक्ट के अंदर क्या आया था कि आप जो जैसे कुछ ऐसा किसी और का सिंबल है आप वो यूज कर रहे हो, किसी और का जो ब्रांड नेम है वो यूज कर रहे हो, तो उससे उससे क्या कर देता है? रेस्ट्रिक्ट कर देता है। रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ नेशनल सिंबल्स और फिगर्स और कमर्शियल प्रमोशंस। ठीक है। द indecent representation of women। indecent representation of women prohibition act 1986 क्या कहता है कि prevents ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन इन एडवर्टीजमेंट्स, की जो भी वुमेन्स को लेके अगर कुछ गलत चीजें दिखाई जा रही है तो उसको भी एडवर्टीजमेंट में नहीं दिखाना है, तो वो उससे क्या करता है? प्रिवेंट करता है। एएससीआई कोड सेल्फ रेगुलेटरी। एएससीआई कोड क्या है? ये क्या मॉनिटर एंड रेगुलेट्स अनएथिकल और मिसलीडिंग एक्ट्स। जो भी अनएथिकल और मिसलीडिंग एक्ट्स है उनको क्या करता है? मॉनिटर करता है और रेगुलेट करता है। नॉन बाइंडिंग बट रिस्पेक्टेड। ये नॉन बाइंडिंग होता है बट क्या होता है? रिस्पेक्टेड होता है। ठीक है। रोल ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। एएससीआई एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या रोल है? एडवर्टाइजिंग क्या रोल है? ठीक है। इंडिया, आई एन का जहां पे भी आपको ऐसा आई एन दिखे तो उसका मतलब है इंडिया। इंडिया एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। एएससीआई। एएससीआई क्या होता है? एएससीआई क्या है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है। ये एक क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है। दैट मॉनिटर्स एंड इंश्योर्स। जो क्या मॉनिटर और इंश्योर करता है? ट्रूथफुलनेस, सच्चाई को, डिसेंसी को कि कितना डिसेंट है, फेयरनेस को कि कितनी ज्यादा सच्चाई है। ठीक है। एडवर्टीज इंडिया के अंदर एडवर्टीजमेंट्स के अंदर। ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 एंड वर्क्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर इंटरेस्ट। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1985 में। और ये क्या काम करता है? जो भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करता है और मेंटेन करता है कि जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं इंडियन एडवर्टाइजमेंट के, उसको। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसके? ऑनेस्टी वगैरह को इंश्योर करना, प्रमोट डिसेंसी, डिसेंसी को प्रमोट करना, ठीक है, वल्गर ना हो, ऑफेंसिव ना हो, ये सब चीजें देखना। फेयर कंपटीशन की एड्स जो है वो अनफेयर ना हो, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स पे अटैक ना करे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट पे, तो एक फेयर चीजें होनी चाहिए। आप अपनी सिर्फ इन आप अपने बेनिफिट्स बताओ, आपको किसी के डीमेरिट्स बताने का कोई राइट नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें। प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एंड पब्लिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्ट, जो भी चिल्ड्रंस है उनको प्रोटेक्ट करना, पब्लिक इंटरेस्ट वगैरह के बारे में। एडवर्टीजमेंट शुड नॉट एक्सप्लॉइट द इनोसेंस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की जो मासूमियत है उसको एक्सप्लॉइट ना करो आप। ठीक है। मिसलीड इन्फॉर्मेशन ऐसी ना दो, जैसे कि वो परफ्यूम्स की एड जो मैंने जैसे आपको बताई, उससे बच्चे बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं? मिसलीड हो रहे हैं। ठीक है। रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ एएससीआई। क्या रोल्स है फंक्शंस है एएससीआई के? ठीक है। फंक्शन कोड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। ये क्या है? कोड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन का कोड है। एएससीआई हैज अ कोड, उसके पास एक कोड होता है दैट सेट्स एथिकल स्टैंडर्ड्स। जो क्या करता है? एथिकल स्टैंडर्ड्स को सेट करता है फॉर ऑल एडवर्टाइजर्स टू फॉलो, कि जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं सबको क्या करना पड़ेगा? ये फॉलो करना पड़ेगा। कंप्लेंट हैंडलिंग। ठीक है। एनीवन कंज्यूमर और कॉम्पिटिटर्स कैन फाइल अ कंप्लेंट। कोई भी अगर कंज्यूमर है या कॉम्पिटिटर है तो वो जो भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है जो भी मिसलीडिंग और ऑफेंसिव एड है उसके अगेंस्ट। ठीक है। कंज्यूमर कंज्यूमर कंप्लेंट्स काउंसिल। ठीक है। सीसीसी, कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल। ये क्या है? ये एक पैनल है जो क्या इन्वेस्टिगेट करता है? एक्शन, जो इन्वेस्टिगेट करता है और एक्शन लेता है जो भी कंप्लेंट एड्स है उनके खिलाफ। ठीक है। मॉनिटरिंग, एड को क्या करना? मॉनिटरिंग करना। एएससीआई प्राइवेटली ट्रैक्स एड अक्रॉस मीडिया। ठीक है। टीवी, प्रिंट, डिजिटल, टू स्पॉट वायलेशन को स्पॉट करने के लिए वो क्या करता है? चेक करता रहता है। करेक्टिव एक्शंस, एक्शंस भी लेता है। अगर कोई एड है जो कोड को क्या कर रही है? वायलेट कर रही है, तो एएससीआई क्या कर सकता है? पूछ सकता है एडवर्टाइजर से कि आप या तो इसको विड्रॉ कर लो या आप अपनी एड को मॉडिफाई कर लो। ठीक है। कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करना। एएससीआई वर्क्स विद मिनिस्ट्रीज। एएससीआई क्या करता है? मिनिस्ट्रीज के साथ वर्क करता है, जैसे कि हेल्थ, कंज्यूमर अफेयर्स, एक्सेट्रा। ठीक है। एंड
प्लेटफॉर्म लाइक गूगल, फेसबुक, ये सब चीजें क्या करने के लिए, हार्मफुल एड्स को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का प्रोटेक्शन, स्पेशली गाइडलाइंस फॉर एड्स टारगेटेड एट चिल्ड्रन, ठीक है, एग्जांपल टॉय, फूड या फिर अलग चीजें। इन्फ्लुएंसर गाइडलाइंस, इन्फ्लुएंसर गाइडलाइंस क्या हो गई, एएससीआई आल्सो इश्यूज नॉर्म्स फॉर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। एएससीआई जो है वो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए भी नॉर्म्स इशू करता है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन पेड प्रमोशंस, कि अगर आप पैसे लेके कुछ प्रमोशन कर रहे हो तो आप उसमें ट्रांसपेरेंसी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ एएससीआई, एएससीआई की क्या क्या लिमिटेशंस है। एएससीआई इज अ वॉलंटरी बॉडी, एएससीआई क्या है, एक वॉलंटरी बॉडी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट इम्पोज लीगल पेनल्टीज, ये लीगल पेनल्टीज नहीं लगा सकता, ये सिर्फ रिकमेंड कर सकता है कि आप या तो एड रिमूव कर लो या मॉडिफाई कर लो इसको। बट इट्स डायरेक्शंस आर रिस्पेक्टेड बाय मोस्ट मेजर एडवर्टाइजर्स एंड प्लेटफॉर्म्स। बट इसकी जो भी डायरेक्शंस होती है वो क्या, वो जो भी एडवर्टाइजर्स हैं और जो भी प्लेटफॉर्म्स है उनको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, वो रेस्पेक्टेड है, ठीक है, कि ये फॉलो करनी है, मस्ट है। इंपॉर्टेंस ऑफ एएससीआई इन इंडिया, एएससीआई की इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्या प्रमोट करता है, एथिकल एडवर्टाइजिंग को प्रमोट करता है, ठीक है, और क्या बिल्ड करता है, कस्टमर के ट्रस्ट को बिल्ड करता है। सोशली रिस्पॉन्सिबली, सोशल रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन, जो भी रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन है सोशली, उसको क्या करता है, इनकरेज करता है। प्रिवेंट हार्मफुल एंड मिसलीडिंग एड, मिसलीडिंग एड्स जो होती है और हार्मफुल एड्स है उनसे क्या करता है, लोगों को बचाता है। इसका एक एग्जांपल है, इफ एन एड क्लेम्स दिस क्रीम मेक्स you fair in 3 days and a complaint is filed, ASCI will review it. If the claim is not scientifically backed, ASCI can ask the advertiser to modify or remove the ad. ठीक है, ASCI क्या करेगा, पहले रिव्यू करेगा, ठीक है, जो क्लेम है वो क्या है, वो साइंटिफिकली है या नहीं है, ठीक है। फिर क्या करेगा, ASCI एडवर्टाइजर से बोलेगा कि या तो आप इसको मॉडिफाई कर लो या आप इस एड को रिमूव कर लो, ठीक है। रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन एडवर्टाइजिंग, क्या क्या अभी तक रिसेंटली क्या क्या डेवलपमेंट्स इंडियन एडवर्टाइजिंग के अंदर आए हैं। तो सबसे पहला है डिजिटल एडवर्टाइजिंग बूम, कि एकदम से डिजिटल एडवर्टाइजिंग बढ़ गया है, कि आज के टाइम पे देखा जाए तो अब टीवी टीवी कोई नहीं देखता, टीवी सीरियल्स वगैरह अब सब लोगों के घर में स्मार्ट टीवी है, तो सब सेटअप बॉक्स वाला टीवी नहीं देखते, सब लोग यूट्यूब वगैरह टीवी देखते हैं, तो यूट्यूब देखते हैं, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, ये चीजें ज्यादा चलती है, ठीक है। तो एकदम से जो क्या हो गया, वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग में बूम हो गया है। आप लोग टीवी वगैरह आप लोग इतना नहीं चल रहा है, आपका यूट्यूब वगैरह सोशल मीडिया ज्यादा चल रहा है, ठीक है। India's digital advertising market is experiencing rapid growth with projections indicating it will reach 85,231 crore by 2028, कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि 85,231 करोड़ तक पहुंच जाएगा 2028 में। जो भी डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट का जो भी एक्सपीरियंस है वो इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। ग्रोइंग एट CAGR ऑफ 15.6%, 15.6% का CAGR में भी क्या हुआ है, ग्रो हुआ है। दिस सर्ज इज ड्राइवन बाय इंक्रीज्ड इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड मोबाइल यूसेज, किससे हुआ है, क्योंकि इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है। एआई ड्राइवन पर्सनलाइजेशन, एआई ड्राइवन पर्सनलाइजेशन, एडवर्टाइजर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीजिंगली क्या कर रहे हैं, एआई का यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपनी जो भी पर्सनलाइज कंटेंट है उसको डिलीवर करने के लिए, इनहेंस यूजर के एंगेजमेंट को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, कन्वर्जन रेट्स वगैरह जो हैं उसको उसको भी देखने के लिए वो सब एआई का यूज कर रहे हैं। एआई टूल्स क्या कर रहे हैं, एनालाइज, एआई टूल्स ही एनालाइज कर रहे हैं कंज्यूमर का बिहेवियर वगैरह सब, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट्स जो भी, क्या इफेक्टिवली एडवर्टाइजमेंट कैसे पहुंचेगी लोगों के पास, ये सब एआई करके दे रहा है। तो एआई, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं अब, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो हर एक सोशल मीडिया पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर है और लोग देखते हैं उन्हें, लोग पागलों की तरह उनके पीछे पागल हैं और लोग उनको देखते हैं, ठीक है। और लोग उनको देखना आगे भी कभी बंद नहीं करेंगे, तो ये आगे भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है। तो आप क्या करते हो, किसी इन्फ्लुएंसर से आप बोल देते हो कि आप मेरी ये ब्रांड के बारे में आप थोड़ा प्रमोट कर दो, प्रमोशन कर दो, ठीक है, तो वो आपके अपनी वीडियो के स्टार्ट से पहले थोड़ा सा ब्रांड के बारे में बता देता है, प्रोडक्ट के बारे में बता देता है। तो ये सब क्या होता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बढ़ रहा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंटिन्यूज Influencer marketing continues to gain traction with brands collaborating with social media personalities to reach targeted audience. This trend is particularly prominent in platforms like Instagram and YouTube. फिर आता है ग्रोथ ऑफ रीजनल कंटेंट, रीजनल कंटेंट का ग्रोथ होना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देयर इज नोटेबल शिफ्ट टुवर्ड्स रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज के इधर एक होता है, ब्रांड एम करता है कि आप जो डेमोग्राफिक्स है वो क्या हो, वो डाइवर्स हो इंडिया के अंदर, ठीक है। दिस अप्रोच एनहेंस रिलेटेबिलिटी
एंड एंगेजमेंट। ये क्या ये इस अप्रोच से क्या बढ़ता है, रिलेटेबिलिटी और एंगेजमेंट बढ़ती है कि आप जिस जगह पे रह रहे हो ना, आप उस जगह की लैंग्वेज का यूज करो अपने पैम्पलेट वगैरह में, ठीक है, कैटलॉग्स वगैरह के अंदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब होता है कि जैसे कि स्नैपचैट, बता रही हूँ अभी क्या होता है, जैसे कि स्नैपचैट एक रियल वर्ल्ड क्या है, कैमरा, क्या आप कैमरा में अपने आप को देख रहे हो, वो क्या है, रियल वर्ल्ड। आप स्नैपचैट पे उस पर फिल्टर्स ऐड करके आप खुद को देख रहे हो, तो वो क्या है, विजुअल इफेक्ट है उस पर कुछ, ठीक है, अब कुछ अलग से कुछ उसमें आ रहा है ऐड होके, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी के रियल वर्ल्ड के साथ साथ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स भी अगर आप ऐड कर रहे हो तो वो, ठीक है। ब्रांड्स क्या करते हैं, ब्रांड्स एक्सपेरिमेंट करते हैं किसके साथ, एआर के साथ, क्या करने के लिए, एक इमर्सिव एडवर्टाइजिंग एक्सपीरियंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे कि कंज्यूमर क्या कर सके, उससे इंटरेक्ट कर सके, कि आप वर्चुअली पहले यूज कर लो आप परचेज करने से पहले, जैसे कि लेंस कार्ट क्या करता है कि आपको स्पेक्स यूज करने से पहले आपको ऑप्शन देता है कि आप एक बार ऐसे आप कैमरे के साथ ना आप ऐसे यूज करके देख सकते हो, ठीक है, इंटरेक्ट करके देख सकते हो। तो ये क्या होता है, ये ऑगमेंटेड रियलिटी की ये चीजें भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, इसका भी मतलब लिपस्टिक वगैरह के आप ब्रांड देखोगे कॉस्मेटिक के, तो आप लिपस्टिक के शेड ना वर्चुअली अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है, फाउंडेशन के शेड आप वर्चुअली अप्लाई करके देख सकते हो। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ये एक एडवर्टीजिंग, ये भी एडवर्टीजिंग के अंदर ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है इमर्जिंग इश्यूज इन इंडिया, इंडियन एडवर्टाइजिंग। अच्छा, इंडियन एडवर्टाइजिंग के क्या क्या ऐसे इश्यूज हैं, इमर्जिंग इश्यूज है इंडिया के अंदर। तो सबसे पहला, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। बहुत सारी एडवर्टीजमेंट ऐसी आ रही हैं जो क्या कर रही हैं, लोगों को मिसलीड कर रही हैं, ठीक है। द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया रिपोर्टेड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वायलेशंस। एएससीआई ने एक रिपोर्ट किया है कि कितने ज्यादा नंबर्स में वायलेशंस हो रहा है, ठीक है, इन सेक्टर्स लाइक ऑफशोर बेटिंग, रियल एस्टेट, हाईलाइटिंग द प्रिवेलेंस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, कि कैसे वो लोग एडवर्टीजमेंट का क्या कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। अनऑथराइज्ड होर्डिंग्स, अनऑथराइज्ड होर्डिंग्स क्या होता है, जैसे कि सिटीज लाइक रांची, मदुराई आर ग्रैपलिंग विद सेफ्टी कंसर्न्स। ये मतलब इन सिटीज में क्या है, सेफ्टी जो कंसर्न है वो ज्यादा बढ़ रही है, किसकी वजह से, अनऑथराइज्ड होर्डिंग की वजह से, ठीक है, जो क्या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पब्लिक स्पेसेस को, एंड पोजिंग रिस्क ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर कंडीशंस, ठीक है, इसकी वजह से जो एडवर्स वेदर कंडीशंस है उसका मतलब एक रिस्क बढ़ रहा है वहाँ पे, ठीक है। फिर आता है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, हैदराबाद बेस्ड स्किन केयर कंपनी सफर्ड अ साइबर फ्रॉड इंसिडेंट, ठीक है, कि साइबर फ्रॉड इंसिडेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है डिजिटल चीजों की वजह से। हम अपने आप को डिजिटलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन हम क्या साइबर फ्रॉड से बच पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। साइबर फ्रॉड दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जैसे कि इसमें का एग्जाम्पल मैंने लिया है, जो कि एक स्किन केयर कंपनी है हैदराबाद की, जिसने क्या सफर किया, एक साइबर फ्रॉड इंसिडेंट, ठीक है, रिजल्टिंग इन एन अनऑथराइज्ड गूगल एड्स। उसमें क्या रिजल्ट हुआ है, एक अनऑथराइज्ड गूगल एड्स थी, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ 12.7 करोड़, ठीक है, उसमें उसको कितना खर्चा हुआ, 12.7 करोड़ का, ठीक है, अंडरस्कोरिंग द नीड फॉर रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ठीक है, मतलब इसमें आपको साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है, अगर आप डिजिटली अपने वो चीजें कर रहे हो, तो डिजिटली एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो रेगुलेटरी चैलेंजेस, रेगुलेटरी चैलेंजेस क्या क्या है इसके, द री इंस्टेटमेंट ऑफ रूल 170 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है, जो रूल 170 है उसमें जैसे ड्रग्स और कॉस्मेटिक का कुछ रूल है, ठीक है, जो क्या मैंडेट करता है, प्रायर अप्रूवल, क्या आप एडवर्टाइजिंग करने से पहले एक अप्रूवल लो, ठीक है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है या जो भी हेल्थ क्लेम्स का कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप उससे उससे उसके लिए क्या लो, पहले क्या लो, एक अप्रूवल लो, ठीक है। फिर आता है एथिकल कंसर्न इन फार्मास्यूटिकल एडवर्टाइजिंग। फार्मास्यूटिकल एडवर्टाइजिंग में एथिकल कंसर्न है, ठीक है, द इंफॉर्मेशन कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यूसीएमपी 2024 emphasizes ethical standard in pharmaceutical advertising, addressing issues like misleading claims and unethical inducement। अनएथिकल इंड्यूसमेंट वगैरह को कम करने के लिए एथिकल कंसर्न्स वगैरह के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है, कि आपकी जो फार्मास्यूटिकल एडवर्टाइजिंग हो रही है उसके क्या क्या ऐसे कंसर्न्स है, क्या क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं, ये सब स्टैंडर्ड्स वगैरह को ये सब देखना, ठीक है। तो आपकी जो 5 यूनिट है ये भी यही खत्म होती है, एंड होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपको मदद की होगी इस वीडियो ने। आपके मैंने सारे कॉन्सेप्ट, सारे टॉपिक्स करा दिए अब तक के जो भी आपके सिलेबस के अंदर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज लाइक किए बिना, कमेंट किए बिना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।